हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग देख रहे हैं RTS 9 का सलूशन। और इस पेपर में जो सिलेबस था, ये सेमी मेजर टेस्ट है। इसमें पुराने सारे जितना टेस्ट हो चुके हैं सारे टेस्टों का कंबाइंड सिलेबस है। तो 5, 6, 7, 8 जो पुराने टेस्ट हुए हैं उन सब का सिलेबस इसमें इंक्लूडेड है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फाइंड द वर्क डन इन ब्लोइंग A small bubble of radius R1 to a large bubble of radius R2। एक बबल बनाना है जो पहले से R1 रेडियस का था, उसको R2 रेडियस में कन्वर्ट करना है। पूछ रहे हैं कितना वर्क डन होगा। तो आपको पता है सीधा सीधा ये तो वर्क डन होता है T इंटू डेल्टा ए, और बबल है तो एरिया 8 लेंगे, तो 8 मतलब डबल एरिया लेंगे, तो 8 पाई R2 स्क्वायर माइनस 8 पाई R1 स्क्वायर। 8 पाई कॉमन ले लेंगे तो आंसर आएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइडियल स्प्रिंग है। इसमें बस इतना कह रहे हैं कि जो रेफरेंस हम लोग जब स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे तो जो रेफरेंस लेते थे वो लेते थे कि अनस्ट्रेस्ड लेंथ में, नेचुरल लेंथ में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है ना। तो कह रहे हैं नेचुरल लेंथ में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती, तो हम कहते थे जब इलॉन्गेशन एक्स है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं कि इसमें जब स्प्रिंग में ऑलरेडी एक्स इलॉन्गेशन है, मतलब एक्स नॉट इलॉन्गेशन ऑलरेडी है, नेचुरल लेंथ ये है और इसमें एक्स नॉट इलॉन्गेशन है, इसको रेफरेंस माना गया, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया गया, है ना। तो पूछ रहे हैं अब अगर एक्स इलॉन्गेशन और करा दिया जाए तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो सिंपल फॉर्मूला है, हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो जो वो लिखते हैं, अच्छा ये जो एक्स इलॉन्गेशन है ये कहां से लिया गया है। तो कह रहे हैं इन केस ऑफ एन आइडियल स्प्रिंग वी टेक द रेफरेंस पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज अज्यूम टू बी जीरो एट एक्सटेंशन ऑफ एक्स नॉट इंस्टेड ऑफ टेकिंग एट नेचुरल लेंथ। तो पोटेंशियल एनर्जी को नेचुरल लेंथ पे जीरो मानने की बजाय एक्स नॉट इलॉन्गेशन में जीरो माना गया है, ये दिया है। तो पूछ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी व्हेन स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय एक्स, तो ये जो एक्स दिया है वो ये नहीं है, टोटल इलॉन्गेशन स्प्रिंग का एक्स दिया हुआ, मतलब यहां से जो इलॉन्गेशन आपको गिवन है ये वाला, ये एक्स है। अब अगर ये इलॉन्गेशन एक्स दिया हुआ है तो पूछ रहे हैं बताइए वहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो आपको मालूम है कि हम जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स कहाँ से लेते हैं। तो अभी तक नेचुरल लेंथ से लेते थे, क्यों, चूंकि नेचुरल लेंथ को हम लोग मानते थे अपना रेफरेंस। अब रेफरेंस कहाँ ले लिया गया है, एक्स नॉट पे, तो रेफरेंस यहाँ ले लिया गया है। तो हम जो अपनी इलॉन्गेशन मेजर करेंगे अपना वो भी यहीं से लेंगे, और यहाँ से इलॉन्गेशन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट, ये होगा। अब कह रहे हैं कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आपका तरीका क्या है, यहां की जीरो है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे एक्चुअली यहां क्या होती थी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, अब यहां जीरो मान लिया गया, मतलब हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर से पोटेंशियल एनर्जी हर जगह की कम हो जाएगी। क्या कह रही, मेरी बात समझ में आ रही। नेचुरल लेंथ में जब जीरो मानते थे तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब कह रहे हैं इसी को जीरो मान लो, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, लेकिन कह रहे हैं उसको जीरो ले लो। तो इसका मतलब हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर को जीरो से, मतलब हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर को जीरो मान लिया गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर कम कर दिया गया। तो जब एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी कम की गई तो हर जगह की पोटेंशियल एनर्जी को कम करना पड़ेगा, और कम करेंगे तो उतनी ही कम हो जाएगी, तो आंसर आएगा सेकंड वाला। अगर इसको डिराइव करके देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे ये इस केस में ये नेचुरल लेंथ है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ को बना लेते हैं प्रॉपरली, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ। फिर यहां पे ये एक्स नॉट इलॉन्गेशन हुआ और इसको जीरो लेवल मान लिया गया। अब कह रहे हैं इलॉन्गेशन जो है एक्स है, यहां से एक्स इलॉन्गेशन हुआ यहां पर, तो पूछ रहे हैं यहां पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो सिंपली आप जानते हो, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है
कि जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं वो क्या होती है बेसिकली, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस टाइम्स वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लो इक्वेशन। आपको पता है किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क होगा माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल यू है, इनिशियल 0 है, ये आ जाएगा। अब वर्क कहां से कहां तक का लेंगे, रेफरेंस से जहां तक एलोंगेट कराया गया, मतलब x नॉट से x तक का वर्क लेंगे। वर्क होता है इंटीग्रल एफ डी एक्स, तो ये होता है f क्या होगा kx, तो kx dx। कहां से कहां तक लेना है, x नॉट से x तक। कहां से लेते हैं वर्क हम लोग, जहां रेफरेंस लिया है वहां से जहां तक एलोंगेशन कराया गया है। तो पहले रेफरेंस हम लोग कहां लेते थे, 0 पे, तो 0 से x लिमिट लेते थे। अब कहां से कहां लेंगे, x नॉट से x। बस सॉल्व कर लेंगे इसको, इक्वल टू माइनस यू। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर वही आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये वर्क जो होता है माइनस में होता है, जो कि स्प्रिंग फोर्स के उल्टा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो माइनस के एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस यू, माइनस माइनस कटेगा, इंटीग्रेट करोगे तो यू आ जाएगा हाफ के और एक्स स्क्वायर जो आएगा इसमें लिमिट रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो हाफ के, ये के है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो हाफ के आएगा, लिमिट रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। लेकिन इतना करने की जरूरत ही नहीं थी हमें, हम डायरेक्ट जान सकते थे कि जब हमें जहां पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होनी चाहिए थी उसको वो 0 कह रहे हैं मान लो। इसका मतलब वो क्या, मतलब उनका क्या है कि आप हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर से पोटेंशियल एनर्जी हर जगह कम कर दीजिए। तो अब जैसे यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई तो नॉर्मली क्या होती, एलोंगेशन x है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन अब इसको हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर से कम कर देना है तो माइनस कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं ठीक है ना, ये चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कह रहे हैं मटेरियल विच स्ट्रेचेस मोर इज मोर इलास्टिक। तो आपको पता है ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, जो ज्यादा स्ट्रेच होगा वो ज्यादा इलास्टिक है, गलत है। इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेच ना होने देने की ताकत, अपने अंदर बदलाव ना होने देने की ताकत। बदलाव जितनी आसानी से हो जाएगा इसका मतलब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी उतनी कम है। तो मटेरियल विच स्ट्रेचेस मोर इज मोर इलास्टिक गलत है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये आपको पता है अच्छी तरह से सही है। तो असर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है। तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर होगा फोर्थ वाला। समझ आती बात ये, नेक्स्ट आगे देखते हैं। रेडियस ऑफ ए बबल डबल्स व्हेन इट राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए टैंक फिल्ड विद वाटर टू द टॉप। कहीं पर वाटर भरा हुआ है और कह रहे हैं एक बबल जब बॉटम से टॉप तक आता है तो इसका रेडियस डबल हो जाता है। यहां अगर r था तो यहां आते आते 2r हो जाता है। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बी h सेंटीमीटर ऑफ वाटर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है h सेंटीमीटर ऑफ वाटर, अगर किसी कंटेनर में h सेंटीमीटर हाइट का वाटर भरा हुआ है तो उसका जो प्रेशर होगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो पूछ रहे हैं बताइए टैंक की गहराई क्या है, डेप्थ ऑफ टैंक बताइए। तो मान लेते हैं टैंक की गहराई स्मॉल h है। अब बबल जब नीचे से ऊपर आएगा तो आपको मालूम है प्रेशर चेंज होगा, उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर के लिए कुछ कहा नहीं गया है, तो नेचुरली इस तरह के क्वेश्चंस में हम टेम्परेचर कांस्टेंट ही लेते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो बॉयल्स लॉ से जो बबल के अंदर की एयर है वो एक्सपेंड हुई है, तो हम लोग इक्वेशन लगाएंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये T जो है ये टेम्परेचर है। अब ये इक्वेशन लगाएंगे, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर T। तो अब ये इक्वेशन लगाएंगे, इनिशियल प्रेशर यहां पर हम कहेंगे यहां पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस वाटर का प्रेशर रो GH ये होगा। तो P1 की वैल्यू हो जाएगी P0 प्लस रो GH।
वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेरिकल बबल होगा, स्फेयर का वॉल्यूम यही होता है। ऊपर पहुंचेंगे तो प्रेशर जो है वहां केवल एटमॉस्फेरिक होगा, और वॉल्यूम कह रहे हैं रेडियस डबल हो गई है, तो 4/3 पाई और रेडियस 2r हो गई है, तो 2r का क्यूब। तो ये P नॉट इंटू ये आ जाएगा। अच्छा, P नॉट कितना होगा, तो उन्होंने बताया है कि जो प्रेशर है वो H सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम के बराबर है। मतलब अगर किसी कंटेनर में H सेंटीमीटर हाइट तक वाटर भरा हुआ है, तो जो उसका प्रेशर होगा, जैसे बैरोमीटर में बताते हैं, मरकरी के केस में जैसे प्रेशर बताते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो वैसे इसमें H सेंटीमीटर ऑफ वाटर बता रहे हैं। तो जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक वो H रो जी से लिखा जा सकता है, तो P नॉट को लिख देंगे H रो जी। जो H सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर होगा वही प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो P नॉट ये हो गया, प्लस रो जी एच, ये तो था ही, इंटू 4। अच्छा, ये पहले से कैंसिल कर दो जो कैंसिल हो रहा है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो रहा है, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो रहा है, तो इधर तो कुछ बचा नहीं। उधर बचा P नॉट, वो भी H रो जी हो जाएगा, और इंटू 2 का क्यूब यानी 8 बच गया। रो जी भी कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये H प्लस एच इक्वल टू 8H आ गया। तो यहां से स्मॉल h आ जाएगा 7H। यानी जो जो कंटेनर की गहराई थी या बबल की गहराई थी वो 7H के इक्वल होगी, तो सही आंसर होगा 7H, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं पार्टिकल का v² ग्राफ दिया है और पूछ रहे हैं t = 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर इस तरह का कोई ग्राफ दिया हो जो डायरेक्टली हमने नहीं पढ़ा, जो डायरेक्ट हमें याद नहीं है, तो सिर्फ एक ही रास्ता होता है, या तो ग्राफ के स्लोप से कुछ मिलेगा या एरिया से कुछ मिलेगा। एरिया जनरली y dx होता है, और उससे देख रहे हो v² इंटू dt कुछ होता नहीं है, ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं पढ़ी हमने, तो स्लोप की बात करेंगे। इसका जो स्लोप होगा वो होगा dy/dx, यही होता है। यहां जो y की जगह लिखा है वो v² है और x की जगह t है, तो d/dt ऑफ v², ये होगा। अच्छा, स्लोप चूंकि ये सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्लोप हमें दिख भी रहा है डायग्राम में, सीधा ये वाला एंगल अगर थीटा है तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर की लेंथ 2 है और बेस की लेंथ 1 है, तो अब हम कह सकते हैं tan थीटा सीधे स्लोप हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा से ये v² को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2v dv/dt आएगा। tan थीटा के वैल्यू 2/1 है, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 = 2v dv/dt। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपसे कह रहे हैं एक्सेलरेशन बताओ, तो a सॉल्व हो गया, dv/dt एक्सेलरेशन ही तो होता है, तो उसको a लिख दिया, तो a सॉल्व होकर आ गया 1/v। dv/dt को हमने a लिख दिया, यहां जो dv/dt है इसको a लिख दिया, तो a आ गया 1/v। अच्छा, v कितना दिया है, तो देखो कह रहे हैं 1 सेकेंड पे बताओ, तो जब टाइम 1 सेकेंड है, ध्यान से समझ लो इसको, जब टाइम यहां पर 1 सेकेंड है, कलर बदल दे कोई, टाइम जब यहां पर 1 सेकेंड बोल रहे हैं ये, तो उस टाइम पर वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है 2, तो 1 सेकेंड पे आपसे पूछ रहे हैं, तो यहां टाइम तो आया नहीं आंसर में, तो आंसर में आपको किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, v की। तो 1 सेकेंड पे v² = 2 है, ये v² की वैल्यू है, तो v कितना होगा √2, तो आंसर आएगा 1/√2, और 1/√2 लगभग 0.7 होता है, तो 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर होगा। तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, है ना, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आती बात ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं अ बॉडी फ्लोट्स इन ए लिक्विड विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। एक बॉडी लिक्विड में फ्लोट कर रही है और आधा वॉल्यूम डूबा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरह आता है कि जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में फ्लोट करती है तो उसका जितना हिस्सा डूबा होता है लिक्विड के अंदर वही उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। समझ में आती है। तो यानी हम कह सकते हैं यहां पर इस बॉडी के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी ए की स्पेसिफिक ग्रेविटी वो हो जाएगी सीधा सीधा
आधा डूबा है तो ये 1/2 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट याद है ना, बॉडी जब कोई लिक्विड में डूबी होती है तो जितना हिस्सा डूबा है वही स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो आधा डूबा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आधी हो गई। दूसरी बॉडी का 2/3 पार्ट डूबा है तो दूसरे बॉडी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 2/3 हो जाएगी, 2/3। रेशियो पूछ रहे हैं, रेशियो निकालोगे, जो डेंसिटी का रेशियो होगा वही स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेशियो होगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली जो रेशियो ऑफ डेंसिटी होगा, यानी डेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बी, यही होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए 1/2 है और बी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 3/4। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 3:4, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखें तो कह रहे हैं लिक्विड फ्लोज थ्रू 2 कैपिलरी ट्यूब्स कनेक्टेड इन सीरीज। 2 कैपिलरी ट्यूब्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, है ना। देयर लेंथ्स आर L एंड 2L, इनकी लेंथ L और 2L है, रेडियस R और 2R है, तो रेडियस इसकी R है और इसकी 2R है, ऐसे रफ डायग्राम है। देन द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट एंड द सेकेंड ट्यूब, पहले और दूसरे ट्यूब में जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसका रेशियो पूछ रहे हैं। तो जैसे मान लो पहले में प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P1 है और दूसरे में प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P2 है, तो जब किसी कैपिलरी में कोई विस्कस लिक्विड फ्लो करता है तो हमने पढ़ रखा है वहां पर पॉइजलीज लॉ से हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, पॉइजलीज लॉ लगाते हैं। और ये भी आपको पता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई है कैपिलरी, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों के लिए रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो सेम होता है, तो रेट ऑफ फ्लो दोनों के लिए सेम होगा। तो पहली कैपिलरी में रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू दूसरी कैपिलरी का रेट ऑफ फ्लो। पहली का रेट ऑफ फ्लो लिखोगे तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, पाई डेल्टा पी, तो डेल्टा P1 R की पावर 4 अपॉन 8 ईटा L, ये होगा। दूसरे का लिखेंगे तो पाई डेल्टा P2, इसमें प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P2 है, रेडियस में R की जगह 2R आएगा, तो 2R की पावर 4 अपॉन 8 ईटा, और लेंथ जो है वो 12 हो जाएगी। बात समझ में आती। अब कंपेयर करोगे तो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, बाकी आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 8 ईटा L से 8 ईटा L कैंसिल हो गया, पाई R की पावर 4 से पाई R की पावर 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, देखो उधर बचा केवल डेल्टा P1, इधर बचा डेल्टा P2, और ये 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, और नीचे भी बचा हुआ है 2, तो यहां से डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2 यानी प्रेशर डिफरेंस का रेशियो पूछा गया है, और वो सिंपली 8 आ जाएगा, 16/2, है ना। तो आंसर हो जाएगा 8, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आती बात ये। तो आपको बस फॉर्मूले याद हैं, पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये VT ग्राफ दिया हुआ है, मैचिंग का क्वेश्चन है, ग्राफ से ये मैच करना है। तो देखो मैचिंग क्वेश्चन में सबसे पहले एक ऑप्शन मैच करा लो, तो जैसे ए देख लेते हैं, ए में पूछा गया है चेंज इन वेलोसिटी, वैसे सबसे आसान वाला मैच कराओ, या वो मैच कराओ जो सब में अलग हो, तो वो जिसमें मैच कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो सब में अलग जैसे C3 C4 C1 C2, C सब में अलग है, C मैच करा दो, या D देख लो, D4 D2 D4 D4, तो D से तो काम नहीं चलेगा, B1 B1 B3 B3, C से होगा तो C मैच करा लो। अब C जो है वो कहता है C का मैच करा लो, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना, और आपको मालूम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, ये आपको पता है। C वाला मैच कराओ, इधर वाला एरिया लिखो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस 2 है इंटू हाइट 10 है, ये +10 आ गया, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया +10। नीचे वाला एरिया लिखेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 2 से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 से 6, और हाइट इसकी 10 है तो ये आएगा 20, -20। -20 क्यों लिखा, क्योंकि नीचे है,
ऊपर +10 आया, नीचे -20 आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, विद साइन ऐड कर देंगे। तो +10 और -20 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -10, यानी सी से 3 मैच करेगा, और सी से 3 केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो सही आंसर होना चाहिए फर्स्ट वाला, है ना। हमेशा वो मैच करना ढूंढो जो अकेले, जो सब में अलग अलग हो। जो कॉमन है उसमें तो फिर और सारे चेक करने पड़ेंगे, तो जो सब में अलग अलग हो वो ढूंढो, और उससे जो मैच करे वही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी पार्ट आप करिएगा, जैसे ये तो हम एग्जाम के तरीके से पेपर कर रहे हैं, अब बाकी आप करिएगा, हर पार्ट आपको आना चाहिए कैसे होता है। नेक्स्ट है, स्मॉल बॉल ऑफ मास एंड रेडियस आर इज रिलीज्ड इन ए विस्कस लिक्विड, टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, फॉर्मूला होता है सीधे m/r के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r, और ये स्मॉल बॉल है, स्मॉल बॉल है तो यहाँ v को हम बहुत छोटा मानेंगे, तो बॉयंट फोर्स को इग्नोर कर देते हैं, बॉयंट फोर्स को इग्नोर करेंगे तो सीधा आंसर आएगा m/r, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है आप लोगों को ये पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दें। m/r सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। A liquid is stirred. When stirring is stopped, the liquid comes to rest. लिक्विड को ऐसे हिला देते हैं, फिर जब हिलाना बंद करते हैं तो अपने आप रुक जाता है, किसकी वजह से? ड्यू टू विस्कोसिटी। विस्कस फोर्सेस लगते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है, और वो रिलेटिव मोशन को रोकना चाहता है, इस वजह से लिक्विड को रोकता है, एनर्जी लॉस कराता है, लिक्विड रुक जाता है ड्यू टू विस्कोसिटी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायग्राम में फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन आया, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो सब में अलग है वो देखेंगे। तो ए 2 में है 3 3, B1 B2 B4 B1 B भी 2 में है, C4 C3 C2 C4 भी 2 में है, D1 D2 D3 D4 D सब में अलग अलग है। D है नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन अब नॉर्मल रिएक्शन सॉल्व करोगे, अब से यहाँ D सब में अलग अलग तो है, लेकिन डी में नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया, और आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन सॉल्व करने के लिए एक्सेलरेशन वगैरह सब पता ही करना पड़ेगा। तो शुरू से ही देख लेते हैं। सबसे पहला एक्सेलरेशन बताइए। तो देखो, इस पूरे को अगर सिस्टम मानेंगे तो इस पूरे पे, सिस्टम पे नीचे से ऊपर फोर्स इतना लग रहा है, ऊपर से नीचे इतना, और साथ में एक नीचे की तरफ mg साइन थीटा लगेगा, mg साइन थीटा। मास कितना है तीनों का? 1 + 2 + 3 6 kg, तो mg हो जाएगा 60, थीटा 30 डिग्री है तो 60 साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, तो ये 30 न्यूटन आ जाएगा। तो अब नीचे 30 और ये नीचे 18 भी लग रहा है, तो 30 + 18 48, और ऊपर 60 लग रहा है, तो नीचे की तरफ 48, ऊपर की तरफ 60, यानी नेट फोर्स ऊपर की तरफ 12 आ जाएगा। चलाने वाला फोर्स 60, रोकने वाला 18 और 30, तो नेट आया चलाने वाला 12 न्यूटन। तो यानी नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो 12 न्यूटन आ गया, नेट चलाने वाला फोर्स। तो एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ होगा, और कितना आ जाएगा? चलाने वाला फोर्स जो नेट आया 12 अपॉन नेट मास, मास है 6, तो एक्सेलरेशन 2 आ जाएगा। तो 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। तीनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन तीनों का सेम होगा, तो एक्सेलरेशन तो आ जाएगा 2, यानी ए से मैच करेगा 3। अब ए से 3 1 में भी है 2 में भी है, तो थर्ड तो नहीं होगा, फोर्थ तो नहीं होगा, 1 2 होगा। बी मैच करा लो। बी मैच कराते हैं तो बी है नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक। आपको पता है किसी बॉडी पे नेट फोर्स निकालना है, 2 रास्ते होते हैं, या तो सारे फोर्स पता करो, रिजल्टेंट निकालो, लंबा पड़ेगा, लेकिन आप ये भी जानते हो न्यूटन के सेकेंड लॉ से नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स ही तो ma होता है, तो अगर a पता है तो m से मल्टीप्लाई कर दो, वही नेट फोर्स होगा। तो अब हमसे कह रहे हैं नेट फोर्स बताइए किस पर? 3 kg ब्लॉक पर। तो 3 kg ब्लॉक पे बताना, a पता है 2 आ गया है, सब साथ ही चलेंगे तो a सबका ही 2 होगा। तो अब नेट फोर्स किसी भी ब्लॉक पे बताना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 3 है, एक्सेलरेशन 2 है, तो F = ma से नेट फोर्स हो जाएगा 3 × 2 यानी 6 न्यूटन। तो B का आंसर आएगा 6 यानी 4, तो B से 4 मैच करेगा। B से 4 सेकेंड ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो सही आंसर होगा सेकेंड वाला। तो सेकेंड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एन एयरक्राफ्ट हैज मास 10⁶ kg, एयरक्राफ्ट है और इसका मास है 10⁶ kg।
तो नीचे की तरफ जो वेट लग रहा होगा वो 10⁶ g लग रहा होगा। इट्स विंग एरिया इज 500 मीटर स्क्वायर। जो विंग्स इसके हैं, जो ये विंग्स हैं, इनका एरिया जो है वो 500 मीटर स्क्वायर है। ऐसे करके जो विंग्स लगे होते हैं इनका एरिया 500 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया विंग्स का दे दिया गया। इन ए लेवल फ्लाइट, लेवल फ्लाइट मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पे उड़ रहा है ये, लेवल फ्लाइट यानी हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है विथ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। फाइंड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर सरफेसेस। लोअर और अपर सरफेसेस के बीच में प्रेशर डिफरेंस बताइए। तो आपको पता है प्रेशर डिफरेंस क्यों होगा, एक तरफ स्पीड ज्यादा होगी और एक तरफ स्पीड कम होगी। जहां स्पीड कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा, जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा। बर्नौलीज थ्योरम इन हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना, हॉरिजॉन्टल ट्यूब। तो नीचे जाहिर सी बात प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर कम होगा, तभी तो बैलेंस रहेगा ये। और आपको पता है जो ऊपर नीचे प्रेशर का डिफरेंस होगा, जैसे इधर से प्रेशर P1 लग रहा है, नीचे से प्रेशर P2 लग रहा है, तो जो डिफरेंस होगा P2 बड़ा होगा, तभी तो वेट को बैलेंस करेगा। तो जो प्रेशर डिफरेंस आएगा P2 माइनस P1, इस प्रेशर डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। यानी एयर के प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इतना होगा, और यही mg को बैलेंस करेगा, तभी तो ये हवाई जहाज हवा में स्टेबल रहेगा, हॉरिजॉन्टली मूव कर पाएगा, है ना। तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया ये फोर्स होगा, ये वेट के बराबर होगा। आपसे प्रेशर डिफरेंस पूछा गया तो इसको डेल्टा पी लिख लेते हैं। एरिया आपको 500 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 500 मीटर स्क्वायर, और जी जो है वो तो आपको पता ही है 10 होता है। तो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा 5 से, ये 0 0 कटेगा तो 10 की पावर 4, तो 2 इंटू 10 की पावर 4, 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर डिफरेंस होगा। तो सही ऑप्शन होगा 2 इंटू 10 की पावर 4, यानी सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेम ही होते हैं, तो 2 इंटू 10⁴ पास्कल बोले या 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोले। समझ आती बात ये। बर्नौलीज थ्योरम इन हॉरिजॉन्टल फ्लो का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट दिए हैं और वही चेक करना है। पहला है ए नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर इज प्लेस्ड सच दैट इट्स सेंटर इज एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम if Ix and Iy be the moment of inertia about x and y axis, then moment of inertia about z axis is Ix plus Iy। यानी इन्होंने ये कहा कि स्फेयर में 3 एक्सिस लिए गए, एक x, एक y और एक z, और कह रहे हैं z वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया x और y एक्सिस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर है, ये बोल रहे हैं। ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है, और ये भी आपने पढ़ा है क्लास में अच्छी तरह से कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 2D बॉडीज के लिए होती है। 3D बॉडीज में भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है, लेकिन वो थ्योरम हमें पढ़नी नहीं, अपने नीट में नहीं आती, तो इसलिए आपको बताई नहीं गई। तो 2D बॉडीज के लिए ये थ्योरम होती है, 3D के लिए होती ही नहीं। स्फेयर तो 3D है, उसमें ये थ्योरम लग ही नहीं सकती, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला तो पक्का गलत हो गया। दूसरे में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम Iz इक्वल टू Ix प्लस Iy व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन द XY प्लेन। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिखी और ये एकदम सही है। तो 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, उसके हिसाब से सही आंसर होना चाहिए फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला जो है वो सही आंसर है, सही ऑप्शन है ना। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, है ना, चेक कर लीजिए, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। इनको पढ़िए और सही स्टेटमेंट बताइए। तो इसमें भी एकदम आसान सा है, पढ़ते हैं। पहला है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही है। मास जो है इनर्शिया को नापता है, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अप टू इट्स लिमिट म्यू एस एन, बिल्कुल सही बात है। स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई किए गए फोर्स के हिसाब से घट बढ़ सकता है और मैक्सिमम म्यू एस एन तक जा सकता है। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी, ये गलत है, क्योंकि फ्रिक्शन आप पढ़ते हो म्यू इंटू एन होता है, और एन में तो एम जी या कुछ ना कुछ मास आएगा, डिपेंड करता है एन। तो एन मास पे हमेशा डिपेंड करेगा।
n की वैल्यू हमेशा मास पे डिपेंड करेगी, वो जरूरी नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है, ये जरूरी है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट, ये सही है। जितना ज्यादा मास होगा, रुकी हुई बॉडी को चलाना या चलती हुई बॉडी को रोकना उतना कठिन होगा, क्योंकि इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड, ये भी सही बात है। किसी सिस्टम को आइसोलेटेड तभी कहते हैं जब उसका बाहर से कोई एक्सटर्नल कनेक्शन ना हो, नेट फोर्स उस पर जीरो हो। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगा और मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो अब सारे सही स्टेटमेंट कौन कौन से हो गए, ए, बी, डी और ई। तो उसके हिसाब से सही आंसर होना चाहिए सेकंड वाला। तो सेकंड जो है वो सही आंसर हो, है ना। मैच करते जाइए प्रॉपरली, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ ए स्मॉल होल ऑफ ए लार्ज, एक लार्ज वेसल है, इसमें दो लिक्विड भरे हुए हैं। एक की डेंसिटी ऊपर वाले की रो है, नीचे वाले की टू रो। जाहिर सी बात नीचे वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि हैवियर लिक्विड नीचे रहेगा। तो ऊपर रो है, नीचे टू रो है। हाइट इसकी 4h है, इसकी h है। कह रहे हैं यहाँ v बताइए। ऐसे क्वेश्चन में एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होता चाहिए, क्लास में लिखाया भी है हमने। फॉर्मूला नहीं भी याद है तो सीधा बर्नौलीज थ्योरम। जस्ट ये होल हो गया, होल से जस्ट बाहर एक पॉइंट लेंगे, यहां स्पीड v है, और जस्ट अंदर एक पॉइंट लेंगे और अंदर बाहर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। अंदर वाले पॉइंट पे जब आप एनर्जी लिखोगे, इनसाइड वाले पॉइंट पे लिख के दिखाते हैं, देखो इनसाइड पॉइंट पे एनर्जी लिखोगे तो पी नॉट, प्रेशर एनर्जी सबसे पहले लिखते हैं। यहां प्रेशर होगा पी नॉट प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, दोनों लिक्विड्स का प्रेशर। इसका होगा 4h इंटू रो इंटू जी, एच रो जी होता है। इसकी हाइट है 4h, तो 4h इंटू रो इंटू जी। इसका होगा h इंटू टू रो इंटू जी। तो जो टोटल प्रेशर एनर्जी आएगी वो आएगी पी नॉट प्लस 4h इंटू रो इंटू जी प्लस h इंटू टू रो इंटू जी। ये हो गया प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो अंदर साइड तो लिक्विड की स्पीड लगभग जीरो होगी। होल के विषय में कुछ नहीं कहा गया, तो होल छोटा लेंगे, स्पीड जीरो होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो इसी लेवल को जीरो लेवल मान लो, इसी लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसी लेवल पर जीरो, तो अंदर भी जीरो बाहर भी जीरो, तो वो जीरो हो गई। अब बाहर लिखेंगे तो बाहर प्रेशर एनर्जी केवल प्रेशर पी नॉट ही है, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो यहां पर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, लिक्विड तो बिल्कुल ना के बराबर है, तो लिक्विड का प्रेशर तो आएगा नहीं, तो ये आ गया। प्लस काइनेटिक एनर्जी तो पता ही, हाफ रो वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं और इसी लेवल पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया। अब पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये 4h रो जी प्लस 2h रो जी, ये 6h रो जी आएगा। और वो हाँ अच्छा, यहां पर एक गलती हो रही है, यहां जो रो लेंगे हम लोग वो रो नहीं, जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसका रो लेंगे, और बाहर कौन निकल रहा है, टू रो, तो यहां टू रो लिया जाएगा। जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसी का तो रो लिखेंगे। इस वक्त कौन सा लिक्विड बाहर निकल रहा है, टू रो। जैसे आप कहेंगे सर बाद में रो वाला भी तो निकलेगा, तो जब रो वाला निकलेगा तब रो लेंगे। अभी जो डायग्राम बना उसमें टू रो निकल रहा है तो टू रो लेंगे। तो ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो ये बचा, इधर हाफ नहीं आएगा, इधर आएगा रो वी स्क्वायर। रो से रो भी कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर आ गया 6gh। तो वी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6gh। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, अंडर रूट 6gh, है ना। तो सही आंसर होगा सेकंड वाला, एकदम सिंपल था। और इसका हमने फॉर्मूला भी लिखवाया है क्लास में, वो भी याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। A hole of area of cross section 10 millimeter square is present the near the bottom of a fully filled open tank of height 2 meter। एक फुल्ली फिल्ड है, ओपन टैंक है, हाइट 2 मीटर। इसके बॉटम पर यहां पर कोई होल बनाया गया है, यहां पर इस होल का एरिया आपको दिया गया है 10 मिलीमीटर स्क्वायर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल, यहां से रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर लिखना है। आपको पता है जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होता है वो सिंपली एरिया इनटू वेलोसिटी होता है।
एरिया आपको, अच्छा आंसर मीटर क्यूब पर सेकंड में आ रहे हैं, देखो ऑप्शन मीटर क्यूब पर सेकंड में है, तो हमें एसआई सिस्टम में पूरे क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में है तो इसको 10 इंटू 10⁻⁻6 ये मीटर स्क्वायर हो गया। और वेलोसिटी आपको पता है, यहां पर जब लिक्विड बाहर निकलेगा, यहां से जब लिक्विड बाहर निकलेगा तो उसकी स्पीड होगी √2gh, और h की वैल्यू आपको 2 मीटर दी हुई है, तो 2 इंटू 10 इंटू 2, यानी ये 2√10 आ जाएगा। तो स्पीड आ जाएगी 2√10। तो v की जगह हम लोग 2√10 रख देंगे, तो यहां आ गया 2√10। ये 2 तो 2 रहेगा, √10 लगभग 3 हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 6 बन जाएगा, और इंटू 10 की पावर -5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा। और इसके हिसाब से आंसर मैच करेगा फोर्थ वाला, है ना। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं वाटर टैंक स्टैंड्स ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ h फॉर विच द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वाटर। हमें पता है हाइट जो है, कितने हाइट पर होल बनाए कि मैक्सिमम रेंज हो जाए, तो उसके लिए पता है जो हाइट होती है, हमें याद है कि इस वाले डिस्टेंस के आधी होनी चाहिए। ये डिस्टेंस दिए 3 + 1 4 मीटर, उसका आधा पढ़ा है ना हम लोगों ने। अगर कंटेनर जमीन पे रखा होता है तो उसमें अगर h हाइट तक पानी भरा है तो होल मिड में बनाते हैं h/2 गहराई पर, तो रेंज मैक्सिमम होती है। इसमें ऊपर रखा हुआ है तो हम कहेंगे मैक्सिमम रेंज के लिए हाइट तो इसकी आधी होनी चाहिए। अब 3 + 1 मतलब ये जो हाइट है टोटल की आधी होनी चाहिए, टोटल की आधी। अब टोटल 3 + 1 4 है, 4 का आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये वाली हाइट, सॉरी h जो पूछा है, सॉरी ये नहीं, ये टोटल का आधा होना चाहिए, हाइट का आधा, हाइट का आधा। हाइट कितनी दी हुई है बताइए, 4 मीटर, उसका आधा 2 मीटर होगा। अब 2 मीटर तक तो कंटेनर ही नहीं है, कंटेनर 1 मीटर पे खत्म हो जाएगा, होल 2 मीटर पे होना चाहिए था, तो 2 मीटर तक कंटेनर नहीं है, इसलिए होल कहां मान लेंगे, बॉटम पर। कंटेनर यहां खत्म हो गया तो जो लास्ट पॉइंट कंटेनर का है होल यही मान लेंगे। तो कितनी गहराई पर होना चाहिए, आंसर आ जाएगा 1 मीटर। ड्राइव करके क्लास में लिखाया है आपको हमने कई तरह से, तो आंसर याद रहना चाहिए कि होल मिड में होना चाहिए। अब जितनी ऊंचाई है उसके आधे पर, ऊंचाई 4 मीटर है, उसका आधा 2 हुआ, यानी होल की गहराई 2 मीटर होनी चाहिए। लेकिन चक्कर ये कि यहां से 2 मीटर लोगे तो कंटेनर तो 1 ही मीटर बाद खत्म हो गया, तो हवा में तो होल बना नहीं देंगे कि पानी निकलने लगे। तो 2 मीटर जो कि प्रैक्टिकली यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए होल कहाँ हो जाएगा, 1 मीटर। तो सही आंसर होगा 1 मीटर, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं रैंक इन ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट द लिक्विड हाइट्स HA टू HT। इसमें इस तरह से डायग्राम बना है, कह रहे हैं हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ रैंक करिए। तो देखो वेलोसिटी, देखो का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहाँ कोई पाइप नहीं है तो एयर ऑलमोस्ट रेस्ट में होगी, ये बर्नौलीज थ्योरम का क्वेश्चन है। इस ट्यूब में एयर फ्लो कर रही है, ये सक्शन पंप लगा हुआ है, एयर को सक कर रहा है, तेजी से एयर इधर खींच रहा है, एयर फ्लो कर रही है। एयर फ्लो करेगी तो प्रेशर वेरी करेगा ट्यूब में, और उसकी वजह से लिक्विड का लेवल घट बढ़ सकता है। ये 4 ट्यूब लगे हैं, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, पूछ रहे हैं इनके लेवल का रेशियो रेंज बताइए कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो यहाँ जो एयर की वेलोसिटी होगी वो ऑलमोस्ट 0 होगी, यहाँ तो सक्शन पंप आ नहीं रहा है यहाँ तक। ये वाला हिस्सा, अच्छा ये भी तुम जानते हो एरिया इंटू वेलोसिटी, जब कोई लिक्विड किसी ट्यूब में फ्लो करता है तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो जहां जितना ज्यादा चौड़ा पाइप होगा, एरिया ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। इस हिस्से में पाइप एकदम पतला है, फिर यहां मोटा हो गया, यहां फिर थोड़ा पतला हो गया, तो यहां पर चूंकि सबसे पतला पाइप है तो इस हिस्से में स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो जो बी वाला है, ये ए है, ये ए हिस्सा है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो जो बी वाले हिस्से में स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो स्पीड का रिलेशन लिख लेते हैं। बी वाले हिस्से में स्पीड सबसे ज्यादा, बी से थोड़ा मोटा पाइप डी वाला है तो डी में स्पीड उससे कम, सबसे मोटा पाइप सी में है तो सी में स्पीड उससे कम, और सबसे और ए पर तो सबसे कम होगी। ये रिलेशन समझ में आ रहा है कैसे आया, बताओ।
जब कोई ट्यूब में लिक्विड फ्लो करता है तो जहां एरिया ज्यादा होता है ना वहां स्पीड कम होती है। तो बताओ यहां सबसे पतला ट्यूब है, यहां सबसे पतला है ये वाला, तो जब ट्यूब का एरिया सबसे कम है तो स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो बी में स्पीड सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद ये बहुत मोटा है, ये थोड़ा मोटा है, तो इससे जस्ट बड़ा एरिया कौन सा है, ये वाला, डी वाला। तो डी का एरिया जस्ट बड़ा है तो स्पीड जस्ट कम हो जाएगी, तो बी से थोड़ी कम होगी। इससे मोटा एरिया सी वाला है, जो कि ये सबसे मोटा एरिया है, तो स्पीड सबसे कम होगी। और डी में तो एयर फ्लो ही नहीं कर रही है, क्योंकि ये तो सक्शन पंप से जुड़ा ही नहीं हुआ है, तो यहां पर वेलोसिटी सबसे कम होगी, जीरो होगी लगभग। तो ये वी का रेशियो आ जाए, ये वी का रेशियो आ गया, वेलोसिटी किस तरह से होगी, है ना। तो बी पे वेलोसिटी सबसे कम सबसे ज्यादा, यहां एरिया सबसे कम है तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा, और इस तरह से ये आता चला जाएगा। बात समझ में आती, इसमें कोई दिक्कत तो बताइए। वेलोसिटी तो समझ में आ रही, यहां सबसे मोटा है तो वेलोसिटी क्या होगी, एरिया सबसे ज्यादा है तो वेलोसिटी सबसे कम होगी, तो सी में सबसे कम। इन तीनों में बी डी सी में सबसे कम सी पे होगी। और ए तो जीरो ही है, ए पर तो सक्शन पंप से जुड़ा ही नहीं हुआ, यहां तो ट्यूब ही नहीं है, तो ये तो जीरो वेलोसिटी होगी। अच्छा, अब बर्नौलीज थ्योरम लगेगी। बर्नौलीज थ्योरम इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब कहती है कि जो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट होता है, तो ये कहता है जहां वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी वहां प्रेशर उतना कम होगा। ये बात समझ में आती है, वेलोसिटी जितनी ज्यादा प्रेशर उतना कम। तो अब बताओ बी पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी है तो बी का प्रेशर सबसे कम होगा, और उससे थोड़ा बी का प्रेशर सबसे कम होगा, उससे थोड़ा ज्यादा डी का, उससे थोड़ा ज्यादा सी का, और सबसे ज्यादा प्रेशर कहां होगा, ए पर। ए पर वेलोसिटी जीरो है तो प्रेशर यहां सबसे ज्यादा होगा, यानी प्रेशर वेलोसिटी के उल्टा चलेगा। तो प्रेशर का रिलेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे पीबी ग्रेटर देन पीडी, लेस देन पीबी, लेस देन पीडी, लेस देन पीसी, लेस देन पीए। ये समझ में आता है। बी का प्रेशर सबसे कम क्यों है, देखो पूरी बात एक बार फिर से सुन लो। बी का प्रेशर सबसे कम क्यों है, बी पे पाइप सबसे पतला है, सबसे पतला होने की वजह से एरिया सबसे कम, बी पर एरिया सबसे कम, एरिया कम तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा, और वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर सबसे कम। ये दोनों स्टेटमेंट किससे आए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, और ये किससे आया, बर्नौलीज थ्योरम से। तो यहां पर पाइप सबसे पतला है तो एरिया सबसे कम होगा, तो V सबसे ज्यादा होगा, और V ज्यादा है तो प्रेशर सबसे कम होगा, तो यहां प्रेशर कम होगा, तो इसलिए B पे सबसे कम प्रेशर है। और A पे सबसे ज्यादा क्यों होगा, यहां V जीरो है, जब वेलोसिटी जीरो है तो प्रेशर मैक्सिमम होगा, तो A पर सबसे ज्यादा होगा। अब क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, अब कॉन्सेप्ट ये होगा जहां प्रेशर ज्यादा है तो आपको मालूम है लिक्विड हमेशा कहां से कहां फ्लो करना चाहता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी लिक्विड हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो जब डी में तुम देखो, डी वाले केस में जो प्रेशर है, या बी वाले केस में तुम देखो तो प्रेशर यहां पर सबसे कम है। जब यहां प्रेशर सबसे कम है और तो जाहिर सी बात नीचे ज्यादा होगा, और लिक्विड कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई से लो प्रेशर, तो बी वाला जो लिक्विड है ये राइज करके यहां तक चला आएगा, तो बी में सबसे ज्यादा राइज कर जाएगा लिक्विड। क्यों, क्योंकि लिक्विड की टेंडेंसी होती है हाई से लो प्रेशर की तरफ जाना, जैसे स्प्रे करते हैं किसी चीज से, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है। तो बी पे टेंडेंसी है प्रेशर, क्योंकि बी पे सबसे कम प्रेशर है, सबसे कम, क्योंकि बी पे स्पीड सबसे ज्यादा है तो प्रेशर सबसे कम है, और जहां प्रेशर कम होगा अंदर प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है, तो लिक्विड हाई से लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगा। तो चूंकि बी पे प्रेशर सबसे कम है तो लिक्विड नीचे से ऊपर अपने आप आएगा, तो यहां हाइट सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो बी पे हाइट सबसे ज्यादा, यानी हाइट प्रेशर के उल्टा चलेगी। तो जहां प्रेशर सबसे कम है वहां हाइट सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा हाइट कहां पर होगी, बी पर, उससे कम डी पर, उससे कम सी पर, और सबसे कम ए पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। समझ आ गया ना क्या बताया, आप लोगों को समझ में आ गया क्या बताया, कोई दिक्कत है तो एक्सप्लेन करें दोबारा, हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये वर्कडन का क्वेश्चन आ गया, मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। कह रहे हैं ए बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी।
एक बॉडी वर्टिकली ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो अब बताओ इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स, ये ऊपर तभी तो जाएगी जब कोई ना कोई फोर्स ऊपर लग रहा होगा। दो फोर्स तो हमें पक्का पता है, एक mg लगता है और एक ऊपर ले जा रहे हैं तो F लगेगा। बाकी विस्कस फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स और कोई भी फोर्स हो सकते हैं, लेकिन ये दो तो लगेंगे ही लगेंगे। ऊपर ये तभी जाएगा जब आपको F लगाना पड़ेगा। भाई किसी बॉडी को उठाना है तो आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो उठेगी, तो F तो लगेगा। अब F ऊपर लग रहा है, कह रहे हैं इसका वर्क बताओ। फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ए का तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ए का सेकंड पहले में है, तीसरे में है, तो दूसरा चौथा तो ऐसे ही गलत हो गए, है ना। अब कह रहे हैं टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ये वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। आपको पता है किसी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का टोटल वर्क जो होता है वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और यहां देखो स्पीड कांस्टेंट है, तो जब स्पीड लगातार कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो सारे फोर्सेस का मिलाकर टोटल वर्क हमेशा 0 होगा। और इसके हिसाब से इससे थर्ड मैच करेगा, तो बी से थर्ड केवल फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। समझ आ गई बात, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बाकी मैच करा लेंगे। ये कह रहे हैं डायग्राम बना है, ए और बी दो ब्लॉक हैं, ग्राउंड पे रखे हैं। ए और बी के बीच का फ्रिक्शन F1 है, ग्राउंड और बी के बीच का फ्रिक्शन F, मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखाना, सीधा सीधा क्वेश्चन। ये दो ब्लॉक रखे हैं, फोर्स बी पे लगाया गया है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखाना है। आपको बताया फ्रिक्शन कैसे लगता है, हमने आपको तरीका बताया, स्टेटमेंट सोचने को बोला। क्या बताया कि जैसे आपने फोर्स बी पर लगाया है तो बी वाला ब्लॉक आगे खिसकना चाहेगा। बी पे आपने धक्का लगाया, पुल फोर्स लगाया, पुलिंग फोर्स लगाया, तो बी आगे खिसकना चाहेगा। हमने कहा था जो बॉडी चलना चाहती है वो चाहती है मेरे साथ सब कोई मेरे साथ चले, जो भी उसके कांटेक्ट में है सब उसके साथ उसके डायरेक्शन में चले। तो बी के कांटेक्ट में ऊपर ए है, तो ये ए को धक्का आगे लगाएगी कि तुम भी मेरे साथ आगे चलो, और फ्लोर को धक्का आगे लगाएगा कि तुम भी आगे चलो। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं फोर्स बिटवीन बी एंड ग्राउंड इज F1, तो इस फोर्स का नाम उन्होंने F1 दिया है तो F1 लिख देते हैं, इसको F2 कहा है तो F2 लिख देते हैं। तो अब बी आगे जा रहा है तो वो चाहता है मेरे साथ सब कोई आगे चले, तो ए पे धक्का आगे लगाया, फ्रिक्शन आगे लगाया, और फ्लोर पे भी फ्रिक्शन आगे लगाया। अच्छा, अब बी ने ए पर एक्शन लगाया तो ए बी पर क्या लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बी ने फ्लोर पर एक्शन लगाया तो फ्लोर बी पे क्या लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसे करके फ्रिक्शन आएगा। तो ए पर एक फ्रिक्शन होगा सिर्फ F2 और आगे की तरफ, तो चेक करो ए पर एक फ्रिक्शन होगा F2 और आगे की तरफ, तो पहले पे पीछे दिखाया गया तो पहला तो गलत हो गया, ये तो हो गई ए की बात, पहला ऑप्शन तो गलत। अच्छा, बी पे दो फ्रिक्शन होंगे F2 और F1 और दोनों पीछे की तरफ, यहां एक आगे एक पीछे, तो ये भी गलत हो गया। इसमें भी एक आगे एक पीछे, तो ये भी गलत हो गया। दोनों फ्रिक्शन पीछे लगे हैं, ऊपर F2 नीचे F1, ये सही हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ग्राउंड पे एक ही फ्रिक्शन होगा F1 और वो आगे लगेगा, ग्राउंड पे दिखाया ही नहीं गया है, तो ये हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, मैच करते रहिए, है ना। तो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। कह रहे हैं टू बॉयज, ये एक ट्रायंगुलर रास्ता बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, और इसका साइड लेंथ आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है 5 मीटर, तो इसका साइड लेंथ आपको 5 मीटर दिया हुआ। कह रहे हैं दो लोग हैं, एक ए पर खड़े हैं और एक बी पर खड़े हैं, साथ साथ दौड़ना शुरू करते हैं, इसी रास्ते पे दौड़ना है, ए की स्पीड 10 है और बी की 5 है। पूछ रहे हैं बताओ दूसरी बार अगर 0 टाइम पर ये दौड़ना शुरू करते हैं तो दूसरी बार कब एक दूसरे से मिलेंगे, है ना। द टाइम एट विच दे मीट फॉर सेकेंड टाइम, दूसरी बार सेकेंड टाइम एक दूसरे से कब मिलेंगे, सेकेंड टाइम। तो इस तरह के सवालों को आपको पता है, दौड़ना पकड़ना रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन होता है, रिलेटिव लगा दो, एक को रोक लो, तो बी को रोक लेते हैं, ए को चलाते हैं। बी को रोकोगे और ए को चलाओगे तो जो स्पीड लोगे तो बी रुक गया, तो बी फिक्स हो गया, और अब जो ए की स्पीड लोगे वो होगी स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी।
क्योंकि दोनों की स्पीड सेम सेंस में है। ये ना कहिएगा सर ये इधर जा रहा है तो सेम सेंस में ना, दोनों अगर इस ट्राइंगल को खोल दो तो दोनों एक दूसरे के कोलिनियर ही तो चल रहे हैं। तो इसलिए रिलेटिव स्पीड यहां इसकी मान लेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। कैसे? ए की 10 है और बी की 5 है, तो ए की जैसी है वैसी रखेंगे, बी को पलट लेंगे, तो 10 - 5 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये सब बातें हम लोग अब प्रैक्टिस कर चुके हैं, अच्छी तरह हमें आती हैं, हम समझ सकते हैं तुरंत। तो ये हो गया। अब कह रहे हैं पहली बार कब मिलेगा, तो बताओ ए यहां है बी यहां है, कितने मीटर चलना है? 5 मीटर। तो पहली बार तो 1 सेकेंड लगेगा, तो पहली मीटिंग जो होगी वो T1 टाइम पर होगी। यहां से यहां तक जाने में टाइम डिस्टेंस है 5 मीटर, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये 1 सेकेंड लगेगा। तो पहली मीटिंग 1 सेकेंड बाद होगी। अब जब ए बी से मिल गया तो बी तो यहीं रहेगा, ए फिर पूरा चक्कर लगा के यहां आएगा तब तो दोबारा मिलेगा। तो दूसरा चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा? तो दूसरा चक्कर लगाने में 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, यानी टोटल यहां से 5 फिर 5 फिर 5, कितने मीटर चलना पड़ेगा? ए को 15 मीटर। तो दूसरी बार मिलने के लिए ए को 15 मीटर चलना पड़ेगा, स्पीड वही 5 मीटर पर सेकेंड, तो 15 मीटर चलेगा और चलना पड़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो 15/5 टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी दूसरी बार मिलने के लिए 3 सेकेंड और खर्चा होंगे। तो पहली बार मिले 1 सेकेंड पे, दोबारा मिलेंगे और 3 सेकेंड खर्चा होंगे, तो टोटल कितना टाइम खर्चा हुआ? 4 सेकेंड। पहले 1 सेकेंड फिर 3 सेकेंड और, तो टोटल 4 सेकेंड खर्चा हुआ। तो मीटिंग टाइम सेकेंड मीटिंग हो जाएगी 4 सेकेंड बाद, है ना। अगर कहते तिबारा कब मिलेंगे थर्ड टाइम, तो और 3 सेकेंड लगते 7 सेकेंड पे, फिर कब मिलेंगे तो 3 सेकेंड बाद, यानी 10 सेकेंड पे। एक राउंड लगाता रहेगा, हर एक राउंड के बाद वो मिलते रहेंगे, क्योंकि बी फिक्स है, ए चल रहा है, तो जब एक चक्कर लगा के लौटेगा तो बी से मिलेगा, तो हर 3-3 सेकेंड के अंतर पे मिलते रहेंगे। तो पहली बार 1 सेकेंड में मिले, फिर 3 सेकेंड बाद, फिर 3 सेकेंड बाद, फिर 3 सेकेंड बाद, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा और ऐसे वो मीट करते रहेंगे। तो आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ रेंज ऑफ फ्लूइड विच एग्जिट फ्रॉम ए एंड बी। कह रहे हैं ए से निकलने वाले फ्लूइड की रेंज बताइए। ये आपको याद होता है कि होल, अगर एक होल ऊपर से जितनी गहराई पर है, दूसरा होल अगर उतनी ऊंचाई पर है, तो दोनों से निकलने वाले लिक्विड की रेंज सेम होती है। तो ये दोनों लिक्विड्स की रेंज सेम होती है, ये हमें याद होता है। इसकी रेंज ये है, इसकी रेंज और इसकी रेंज ये होगी, और रेंज दोनों के लिए क्या हो जाएगी? सेम। डेराइव करना है, डेराइव कर सकते हो, जो फॉर्मूला पता है रेंज का डेराइव कर लो। रेंज का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, डेराइव करना है अगर तो। रेंज का फॉर्मूला होता है 2√, गहराई इंटू ऊंचाई, होल की गहराई इंटू ऊंचाई, ये रेंज का फॉर्मूला होता है तब के लिए जब कंटेनर जमीन पे रखा है। पहले वाले होल के लिए देखो, पहले वाले के लिए रेंज लिखेंगे पहले होल के लिए। तो होल की गहराई कितनी है यहां से बताओ, फ्री सरफेस से गहराई कितनी है? h, गहराई कितनी है? स्मॉल h। और ऊंचाई कितनी है? तो ये ऊंचाई हो जाएगी h - h, तो h - h, ये रेंज आ गई। दूसरे वाले होल के लिए लिखेंगे तो रेंज हो जाएगी 2 इंटू गहराई इंटू ऊंचाई, ये लिखेंगे 2 इंटू गहराई इंटू ऊंचाई। अब उसमें गहराई कितनी है देखो, तो दूसरे वाले होल की गहराई क्या हो जाएगी बताइए? ये चीज गहराई होगी, यही चीज तो गहराई होगी, और ये कितनी आएगी? h - h। भाई नीचे से h है तो ऊपर से क्या होगा? h - h, तो गहराई हो गई h - h, और ऊंचाई कितनी हो गई? h। तो आंसर सेम आ जाएगा। तो रेंज का रेशियो हो जाएगा 1:1, दोनों की रेंज सेम होगी। इसमें इतना टाइम नहीं खर्चा करना कि चेक करो, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। ऊपर से होल की जो गहराई है, नीचे से वही ऊंचाई है, तो रेंज सेम होती है ना, और नहीं तो डिराइव कर लोगे। तो आंसर चेक कर लिया, सही है सबका। इन द गिवन फिगर टेंशन बताना एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 2 ये वाली, इसके मिड पॉइंट पे टेंशन बताना है। मास ऑफ स्ट्रिंग 1 इज 6 kg, स्ट्रिंग 1 का मास 6 kg है, तो ये स्ट्रिंग 1 है, इसका मास है 6 kg, और स्ट्रिंग 2 का मास 4 kg। कह रहे हैं टेंशन बताइए मिड पॉइंट पर। तो ये आपको पता है, हम लोग ट्रिक भी जानते हैं इसकी, कट कर देंगे
और वही वाला तरीका, टेंशन लिखना है, फॉर्मूला याद होगा, आगे वाला फोर्स 100 न्यूटन इंटू पीछे वाला मास, पीछे वाला मास, पीछे कितना मास है, ये आधी थ्रेड बच गई, तो पूरे का 4 kg है तो आधे का मास होगा 2 kg, प्लस 9 11 हो गए, प्लस 6 17 हो गए, प्लस 5 22, तो आगे वाला फोर्स पीछे वाला मास, प्लस पीछे वाला फोर्स, पीछे केवल 25 लग रहा है तो 25 इंटू आगे वाला मास, आगे होगा 6 प्लस 2 8, आधा थ्रेड आगे है तो 2 प्लस 6 8, अपॉन टोटल मास 5 प्लस 6 11 प्लस 9 20 प्लस 4 24 प्लस 6 30, टोटल मास 30, ऊपर आएगा 2200 प्लस 200 तो ये 2400, 25 इंटू 8 200 ही तो होगा, तो 2200 प्लस 200 2400 अपॉन 30, 0 0 कटेगा, आंसर आएगा 80 न्यूटन। तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, तो थर्ड इज द राइट आंसर, है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और बाकी डिराइव करना है प्रॉपर तरीके से तो यहां से काट दोगे, पहले ए निकाल लो, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास से ए सॉल्व कर लो, उसके बाद यहां से थ्रेड काट दो, किसी एक को सिस्टम मान लो, एफबीडी बना के न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दो, एफ इक्वल टू एम ए, उससे आपको टी सॉल्व हो जाएगा। ये डायरेक्ट तरीका था, ट्रिक थी। आगे बढ़ते हैं। ये जो सोल्यूशन है उन्हीं को हेल्प करेगा जो क्लास करते हैं, क्योंकि क्लास के हिसाब से सोल्यूशन बता रहे हैं। तो अगर बाकी आपको सोल्यूशन जानना है तो जो पीडीएफ मिलेगा उसमें डिटेल सोल्यूशन लिखा होगा, और क्लास में चूंकि बताया ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर हम यहाँ डेराइव कराएंगे दूसरे तरीके से तो जो क्लास में पढ़ा है फिर उससे आप कंफ्यूज करोगे, तो उसी के पैरेलल बता रहे हैं। चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही? इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल इज 0, तो पार्टिकल में कुछ ना कुछ मास तो होगा, और मास है तो इनर्शिया होगा, है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है। दूसरा, इनर्शिया ऑफ एन एक्सेलरेटिंग बॉडी इज मोर देन दैट ऑफ ए नॉन एक्सेलरेटिंग बॉडी। इनर्शिया का एक्सेलरेशन होने या ना होने से कोई मतलब ही नहीं है, इनर्शिया तो मास पे डिपेंड करती है, मास से मतलब है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सेकंड कह रहे हैं, थर्ड स्टेटमेंट, इनर्शिया ऑफ ए मूविंग बॉडी इज मोर देन दैट ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी, ये भी गलत है। इनिशियली इनर्शिया का मोशन से मतलब ही नहीं है, वो तो बस मास से मतलब है, वो रुकी है, चल रही है, गोल है, चौकोर है, तिकोनी है, एक्सेलरेशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही, कर्व पाथ पे चल रही, फर्क ही नहीं पड़ता है, मास से फर्क पड़ता है केवल इनर्शिया पर। तो तीनों गलत हो गए। चौथा है, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ज्योमेट्रिकल एंड डायनेमिक कंडीशंस, ये बिल्कुल सही है। ज्योमेट्रिकल और डायनेमिक कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती। ज्योमेट्रिकल का मतलब शेप एंड साइज, और डायनेमिक का मतलब रेस्ट में है कि मोशन में है, एक्सेलरेशन है कि नहीं है, इन सब बातों पे डिपेंड नहीं करती, सही है। इनर्शिया इज डिटरमाइंड बाय द मैटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। इनर्शिया मैटर कंटेंट से पता चलता है, मैटर कंटेंट का मतलब मास, मास से पता चलता है, तो सही है। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? डी एंड डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। सही आंसर हो जाएगा चौथा। which graph in which graph the particle is moving on a particle moving on a straight line is speeding up, किस केस में स्पीड अप कर रहा है? देखो, स्पीड अप करने का मतलब v बढ़े, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आप सबको पता है इसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, और यहां पता है स्लोप कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। तो ये तो अपना ऑप्शन नहीं हुआ, अपने में तो ये पूछ रहे हैं वेलोसिटी बढ़े। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ की हाइट जो है वो वेलोसिटी बताती है, वेलोसिटी का मतलब हाइट। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी का मतलब था स्लोप, वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ खुद का बना हुआ है वेलोसिटी का ग्राफ, तो यहां वेलोसिटी मतलब हाइट। तो ये ग्राफ ऐसा है, हाइट बढ़ रही है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये पहली चीज हो गई जो सही है, तो बी तो होगा ही होगा। सी वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ में देखो, वेलोसिटी आगे जाने पर बढ़ती है। अगर वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे लिया गया है वेलोसिटी को, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। तो देखो ग्राफ आगे बढ़ ही रहा है, यहां से ग्राफ चला और आगे ही तो बढ़ता जा रहा है, और आगे बढ़ रहा है तो हम कहेंगे वेलोसिटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये भी सही ऑप्शन हो गया।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फिर आ गया और इसका स्लोप आप जानते हो वेलोसिटी देता है और स्लोप यहां पर कम हो रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। ग्राफ एक्स के पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही है। तो इंक्रीज केवल बी में कर रही है और सी में कर रही है, तो सही ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन जहां पर बी एंड सी लिखा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। Horizontal pipeline carries water in streamline flow at a point along the pipe where the cross section area is 10 centimeter square. Water velocity is 1 meter per second. कहीं पर क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है एंड प्रेशर इज 2000 पास्कल, और प्रेशर जो यहां पर है वो 2000 पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। What is the pressure of water at another point where the cross section area is 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब आगे जाकर पाइप और पतला हो गया, एरिया बचा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहे हैं यहां का प्रेशर क्या होगा, ये बताइए, है ना। हॉरिजॉन्टल ट्यूब में मोशन हो रहा है, लिखा है हॉरिजॉन्टल पाइप, हॉरिजॉन्टल ट्यूब में मोशन हो रहा है और एक जगह का प्रेशर पता है, दूसरी जगह का निकालना है। सीधे बर्नौलीज थ्योरम का क्वेश्चन है, या तो आप बर्नौलीज थ्योरम कह दो या वेंचुरी मीटर मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, वेंचुरी मीटर में भी यही होता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल पाइप का क्वेश्चन आता है तो चाहे वेंचुरी मीटर कहो चाहे बर्नौलीज थ्योरम कहो, है ना। तो इसमें आप सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाओगे तो यहाँ की वेलोसिटी सॉल्व हो जाएगी, करो फटाफट। a1v1 इक्वल टू a2v2, तो 1 इंटू 10 5 इंटू वी, तो 5 इंटू वी अगर यहां v मान लें तो 5v इक्वल टू 10, तो v सीधे सीधे 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, तो v सॉल्व हो गया, है ना। अब यहां से यहां तक का बर्नौलीज थ्योरम लगा दो। हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो रोजिएश वाला टर्म लेना नहीं है, तो इक्वेशन लगाओ। तो P1 2000 प्लस हाफ रो v स्क्वायर, तो हाफ रो 1 स्क्वायर इक्वल टू P2 निकालना है, प्लस हाफ रो v स्क्वायर, तो हाफ रो 2 स्क्वायर, ये होगा। P2 सॉल्व करना है, रो की वैल्यू 1000 वाटर है, वाटर की डेंसिटी होती है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, तो रो हो गया 1000 kg पर मीटर क्यूब। वाटर ही तो फ्लो कर रहा है, वाटर की डेंसिटी पता है, रख लोगे। वाटर की डेंसिटी रखोगे तो LHS में बचेगा क्या, वो बचेगा 2000, ये हो गया। रो 1000 रखोगे तो 1000 बाई 2 करोगे 500 बचेगा, तो 500 इक्वल टू P2 आपको चाहिए, और यहां रो की वैल्यू रखोगे इस तरफ 1000 रखोगे, ये 4/2 2 बचेगा, 2 इंटू 1000 करोगे ये 2000 आ जाएगा, तो P2 प्लस 2000, 2000 कट गया, सीधे सीधे P2 सॉल्व होकर आ जाएगा 500 पास्कल या 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, है ना। सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल इन XY प्लेन, वो दिए हुए हैं, ट्रेजेक्ट्री पूछ रहे हैं। मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, किस पाथ पे मोशन होगा, मतलब पाथ का इक्वेशन पूछ रहे हैं, मतलब ट्रेजेक्ट्री पूछ रहे हैं। तो बताया था ट्रेजेक्ट्री निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, ट्रेजेक्ट्री पूछ रहे हैं, एक से टाइम की वैल्यू निकाल कर दूसरे में रख दोगे, बस यही तरीका होता है। तो यहां से जो t की वैल्यू आएगी वो x/2 आएगी, और उसको यहां पुट कर दो, तो y कितना आएगा देखो 16t स्क्वायर, t की जगह रख दोगे x/2 और प्लस 8t, t की जगह फिर x/2। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें y और x में से एक की हाईएस्ट पावर 2 हो, दूसरे की हाईएस्ट पावर 1 हो और दोनों टर्म मल्टीप्लाई ना हो रहे हो, तो ये इक्वेशन पैराबोला का इक्वेशन होता है। देखो यहां से y की हाईएस्ट पावर 1 है, x में यहां पावर 2 है, यहां 1 है, तो हाईएस्ट 2 हो गई, 2 और 1 के अलावा और कोई पावर नहीं है, एक्स वाई वाले टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। सारी शर्तें पैराबोला की इक्वेशन की होती हैं, आप पढ़ चुके हो, अच्छी तरह याद है, जानते हो आप।
उसके हिसाब से ये इक्वेशन पैराबोला का होगा और सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर कैन सपोर्ट ए लिक्विड ऑफ वेट इतना, ये पता है जब कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड ऊपर राइज करता है इस तरह से, तो जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स होता है ऊपर की तरफ वही लिक्विड के वेट को बैलेंस करता है। सरफेस टेंशन अगर टी मान लें और कांटेक्ट एंगल थीटा ले लें तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स होता है टी कॉस थीटा सी इंटू 2πr, और ये लिक्विड के वेट को बैलेंस करता है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, है ना। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि जो वेट है वो 6.28 इंटू 10⁻⁻4 है। एंगल की बात नहीं की गई, कांटेक्ट एंगल नहीं दिया है, तो इसको प्योर वाटर मानेंगे और प्योर वाटर में जो कांटेक्ट एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो जब प्योर वाटर लेंगे थीटा सी 0 डिग्री ले लेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। तो टी की वैल्यू रख देते हैं। टी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁻2, cos 0 तो 1 हो गया, 2πr 2 इंटू पाई 6.28 हो जाएगा, पाई 3.14 होता है, ये हो जाएगा। आर एम आपको मास का वैल्यू दिया है 6.28 इंटू 10⁻⁻4। देखो कैलकुलेशन आसान सा दिया है, ये कट जाएगा, आर सॉल्व हो गया। 10⁻⁻4 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻2, ये आंसर आ गया। ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻2 होगा, उसको 2 इंटू 10⁻⁻3, ये आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻³ यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर कर लेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये ब्लॉक बंधा हुआ है और इसमें कह रहे हैं टाइड है ऐसे करके, स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में, अपर स्प्रिंग इज कट। तो पहले एफबीडी बना लो, इस तरह के क्वेश्चन में बताया क्या तरीका होता है। एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर वाली स्प्रिंग खिंची होगी तो इसमें टेंशन ऊपर लग रहा होगा T1, नीचे वाली स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड होगी, ब्लॉक की वजह से कॉम्प्रेस होगी तो इसमें भी टेंशन ऊपर ही लगेगा T2, और इसका वेट नीचे लगेगा mg। इक्विलिब्रियम में सब बैलेंस होगा तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड लगेगा T1 प्लस T2 और डाउनवर्ड है mg। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब कह रहे हैं देन इफ अपर स्प्रिंग इज कट, ऊपर वाले स्प्रिंग को काट दिया जाता है, इसको कट कर दिया जाता है। आपको पता है जो स्प्रिंग कट करेंगे उसका टेंशन 0 हो जाएगा, बाकी दूसरे स्प्रिंग में जस्ट आफ्टर कटिंग कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अपर स्प्रिंग इज कट तो अपर स्प्रिंग का टेंशन 0 हो जाएगा। तो जब फर्स्ट पार्ट है अपर स्ट्रिंग इज कट, तो जब अपर स्ट्रिंग कट करेंगे, व्हेन अपर स्ट्रिंग इज कट, अपर स्प्रिंग इज कट, तो अपर स्प्रिंग का टेंशन 0 हो जाएगा, तो उसका टेंशन 0, तो T1 हो गया 0। अब ब्लॉक पे बचे कौन कौन, T2 और mg। T2 ऊपर की तरफ बचेगा, mg नीचे की तरफ बचेगा। तो कह रहे हैं ब्लॉक किधर चलना शुरू करता, ब्लॉक जस्ट आफ्टर कट, ब्लॉक का एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, अपर स्प्रिंग एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड होता है। हमें पता है कट करने के बाद T1 तो 0 हो गया, तो केवल कौन बचा, T2 और mg। mg नीचे है, T2 ऊपर है ना। तो अगर mg बड़ा होगा तो ब्लॉक नीचे जाएगा, T2 बड़ा होगा तो ब्लॉक ऊपर जाएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं ब्लॉक नीचे गया तो इसका मतलब mg बड़ा है। तो अब जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो नीचे है, इसका मतलब इक्वेशन बनेगी नेट फोर्स इक्वल टू ma। नेट फोर्स होगा mg माइनस T2 और इक्वल टू ma। m दिया है, एक्सेलरेशन दिया है 6। वही किया, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला, चलाने वाला mg है, रोकने वाला T2 है, और अपॉन m इक्वल टू 6। क्या आया, G10 ले लो तो 10m माइनस T2 इक्वल टू 6m। तो T2 सॉल्व हो गया यहां से 4m, ये आ गया। अच्छा T2 4m होगा, यहां रखोगे तो T1 सॉल्व हो जाएगा 6m, तो इससे T1 सॉल्व होकर आ गया 6m। ये तो सिंपल बात है, फिर T2 4m आया है, रखोगे T1 6m आ जाएगा। अब कह रहे हैं नाउ द लोअर स्प्रिंग इज कट,
तो बताओ एक्सेलरेशन कितना और किधर होगा। तो जब लोअर वाली काट दोगे तो क्या जीरो हो जाएगा, T2। जब लोअर स्प्रिंग काट दोगे तो T2 जीरो हो जाएगा। तो तुमने लोअर स्प्रिंग काट दी तो T2 तो जीरो हो गया, अब केवल अपर स्प्रिंग बची। तो अब फोर्सेस कौन कौन से बचे, इस पे ऊपर की तरफ T1 लग रहा था वो बचा, और नीचे की तरफ mg लग रहा था वो बचा। g 10 है तो ये 10m बचा, और T1 कितना आया था 4m। देख लो T1 आया था 6m, तो T1 आया था 6m, तो T1 बचा 6m और ये बचा 4m 10m। तो अब बताओ ये बड़ा है वो छोटा है, तो फिर ब्लॉक किधर चलेगा, नीचे। एक्सेलरेशन ए डैश मान लो, ए डैश क्या होगा, चलाने वाला फोर्स 10m माइनस रोकने वाला फोर्स 6m अपॉन टोटल मास। 4m अपॉन m करेंगे क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अब जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और नीचे की तरफ होगा, है ना। तो सही आंसर होना चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो डाउनवर्ड्स, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। A piston of cross-sectional area 100 centimeter square is used in a hydraulic press। हाइड्रोलिक का नाम आया तो वही एक फॉर्मूला F1/A1 इक्वल टू F2/A2। आपके लेवल पर इससे कोई बेटर सवाल बनेगा ही नहीं, ये हो। अब एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, फोर्स 10 टू पावर 7 डाइन दिया, तो फोर्स को 10 टू पावर 7 रखा, एरिया को 100 यानी 10 टू द पावर 2। अच्छा आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है तो हमें यूनिट की फिक्र नहीं करनी। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अदर पिस्टन विच सपोर्ट्स एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 2000 kg। दूसरी तरफ जो ऑब्जेक्ट रखा उसका मास 2000 kg है, तो फोर्स कितना लगेगा, 2000 इंटू डी mg, ये फोर्स हो गया, लेकिन ये तो न्यूटन में आएगा। डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो एक न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन्स होते हैं। कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि इधर वाला फोर्स डाइन्स में दिया है, F1 जो दिया है वो 10 टू द पावर 7 डाइन में दिया है, तो उधर भी डाइन में लेना पड़ेगा। यूनिट दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। और एरिया जब निकालोगे तो चूंकि इधर का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो उधर का एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सॉल्व करो, ये 10 की पावर 7 में से 10 की पावर 2 घटेगा तो 10 की पावर 5 बचेगा, और 10 की पावर 5 उधर भी है, ये कैंसिल हो गया। तो A2 सीधा सीधा सॉल्व होकर आ गया, ये 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही आंसर होगा थर्ड वाला, तो थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, 2 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आगे बढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म फ्लैट डिस्क। ये सिंपल क्वेश्चन ये है कि ये पूरी डिस्क है, इस डिस्क में से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट आई है। मतलब जब पूरी डिस्क थी इसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया था, तो अपना एक्सिस मतलब जो इसका सेल्फ एक्सिस है, ये वाला एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था। अब कह रहे हैं सेक्शन ABCD, ये जो एक सेक्टर है इतना हिस्सा काट के इसमें से निकाल दिया गया, तो कह रहे हैं बचे हुए हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आपको मालूम है इस तरह के केसेस में सिमेट्री लगती है, डायरेक्ट भी आपको फॉर्मूला बताया है। बचे हुए हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, कि पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे, है ना। तो पूरा कितना था, I, पूरे का I था। अच्छा सेक्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी पता है आपको, रिंग और डिस्क दोनों में ये बात अप्लाई होती है कि रिंग के किसी टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग में जो टुकड़ा बनेगा उसको आर्क बोलेंगे, और डिस्क में जो टुकड़ा बनेगा उसको सेक्टर बोलेंगे। तो रिंग में आर्क की बात करें या डिस्क में सेक्टर की बात करें, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल पैरेलल होता है। डिस्क के सेक्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिस्क जैसा होता है, और रिंग में आर्क का फॉर्मूला रिंग जैसा होता है, बस मास कम ज्यादा हो जाता है। तो अब जब इसको हटाएंगे तो हम कहेंगे देखो पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, इसमें से 30 डिग्री का पोर्शन हटा दिया गया। 30 डिग्री का जो पोर्शन है ये पूरी डिस्क का 1/12 टाइम्स है,
भाई पूरी डिस्क अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाती है? 360। 30 डिग्री जो है ये 360 का, 30 डिग्री जो है ये 360 का 1/12 ही तो है, 1/12 टाइम्स। तो जब 1/12 हिस्सा निकाल दिया गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 1/12 कम हो जाएगा। पूरी डिस्क में से जो हिस्सा निकाला गया है उसका एंगल पूरे डिस्क में जो 360 बनता है उसका 1/12 टाइम्स है। तो जब 1/12 हिस्सा निकाल दिया गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 1/12 कम हो जाएगा। तो सिंपल आंसर है, पहले आई था अब I/12 कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना? I माइनस I/12, और ये क्या आएगा? 11I/12। तो सही आंसर होगा सेकंड वाला 11I/12। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, हाफ mr² लिखो इसका, फिर जो मास है वो मास कैलकुलेट करो, फिर इसका हाफ mr² लिखो, इसको कंपेयर कर दो। क्यों उतने लंबे झंझट में जाएं? डिस्क में से या रिंग में से कुछ हटाया जाए डायरेक्ट कर सकते हो, जितना हिस्सा हटाया गया उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हट जाएगा, है ना। लेकिन ये कब कर सकते हो डायरेक्ट? जब रिंग में से आर्क हटाया जाए और डिस्क में से सेक्टर, तब। अब डिस्क में से डिस्क हटा दी गई, रिंग में से रिंग छोटा सा और कोई पोर्शन हटा दिया गया, तब इस तरह से नहीं कर सकते हैं। डिस्क में से सेक्टर हटाया जाए, पेस्ट्री जैसा हिस्सा हटाया जाए, पिज्जा का जो सेक्टर होता है वैसा हिस्सा हटाया जाए, तो ये कर सकते हैं जैसे बताया हमने। विच आर द फॉलोइंग ग्राफ इज आर स्ट्रेट लाइन फॉर द इक्वेशन दिस। अगर ये इक्वेशन, अगर y और x का रिलेशन ये दिया है y² = 2x, तो किसमें किसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? तो y और x² में ग्राफ पूछ रहे हैं कैसा बनेगा, तो y और x² का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि y² प्रोपोर्शनल टू x है, तो y और x² का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। y² और x में, y² और x में ग्राफ बनाना है, मतलब y² जो है ये और x, तो आपको पता है y² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो y² x के प्रोपोर्शनल है, तो y² में और x में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, तो ये तो हो जाएगा। y वर्सेस √x, y और √x तो एक ही बात होगी ना, रूट ले लो, तो y² का रूट y आया और x का रूट x आया, तो ये दोनों ग्राफ तो सेम हो गए, तो जब पहला स्ट्रेट लाइन था तो दूसरा भी स्ट्रेट लाइन होगा। √y वर्सेस x ये तो नहीं बन पाएगा ऐसे, है ना, तो √y वर्सेस x स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। आप समझ सकते हो, क्योंकि √y प्रोपोर्शनल टू x नहीं आएगा ना। देखो इसका एक बार रूट लोगे तो y आएगा, उधर √2x आएगा, दोबारा रूट लोगे तो इधर √y आएगा, उधर √2x का रूट, मतलब 2x की पावर 1/4 आ जाएगा। तो √y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/4। जो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल है उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, तो √y में और x की पावर 1/4 में ग्राफ बनाया जाए तो स्ट्रेट लाइन आएगा। √y और x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। √y x के प्रोपोर्शनल नहीं है, x की पावर 1/4 के प्रोपोर्शनल है ना। अब जैसे y √x के प्रोपोर्शनल है तो y और √x में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन कह दें y और x का ग्राफ, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। यहां y² x के प्रोपोर्शनल है तो y² और x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन y और x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? बी एंड सी, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। इफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज 4 mm ऑफ Hg, एक्सेस प्रेशर इतना है, यानी सिंपली 4T/R होता है सोप बबल में प्रेशर, 4T/R, और ये 4 mm दिया है, 4 mm मतलब 4 × 10⁻³ हो गया मीटर, इंटू डेंसिटी दी हुई है 13.6 × 10⁻³ × G, ये होगा 4T/R। रेडियस 0.1 दी है तो सरफेस टेंशन निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, 4 से 4 पहले ही कैंसिल कर दो, तो T रेडियस 0.1 मिलीमीटर है तो इसको 1 × 10⁻⁻4 मीटर लिख सकते हैं। यहां करोगे तो ये 13.6 इंटू ये -3 + 3 कैंसिल, 10 बचेगा, तो T आएगा 13.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर।
तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये दो बॉडीज हैं, एक का मास 2 kg, एक का मास 3 kg, एक मेटल वायर से कनेक्टेड है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.04 मिलीमीटर स्क्वायर दिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस इस वायर का इतना जीपीए दिया है। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो आपको दिया है 2.5 गीगा, गीगा मतलब 10⁹ पास्कल, है ना, ये दिया हुआ है। मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू 3 kg ब्लॉक सो दैट द वायर डज नॉट ब्रेक। कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं जिससे वायर ना टूटे। तो देखो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है, ब्रेकिंग स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वायर में मैक्सिमम कितना टेंशन आ सकता है वो निकल आएगा। तो टी निकल आया, टी मैक्स वो होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस है 2.5 इंटू 10⁹ और एरिया दिया है 0.04 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये 0.04 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0.1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को 0.04 से और इंटू 10⁻³ आएगा, यानी 1 इंटू 10⁻², यानी 100 आ जाएगा। 100 न्यूटन मैक्सिमम टेंशन आ जाएगा। यानी मैक्सिमम टेंशन जो बीच वाला थ्रेड बियर कर सकता है वो 100 न्यूटन हो जाएगा। तो टेंशन पता हो गया, एफ पूछ रहे हैं कितना होगा। सिंपल है, आप कई भी तरह से कर सकते हो। टेंशन टी मान लो और एफ पूछ रहे हैं कितना होगा। टी तुमने सॉल्व कर लिया है, कितना आएगा। अब कई सारे तरीके हैं। टी का फॉर्मूला बताओ, क्या पढ़ते थे हम लोग। टी होता था आगे वाला फोर्स इनटू पीछे वाला मास। आगे वाला फोर्स एफ है, पीछे वाला मास 2 kg, तो पीछे वाला मास 2, और पीछे कोई फोर्स है नहीं तो 0 फोर्स हो जाएगा। आगे वाला मास 3 kg, तो आगे वाला फोर्स इंटू पीछे वाला मास प्लस पीछे वाला फोर्स 0 है, आगे वाला मास कुछ भी हो 0 ही रहेगा। टोटल मास 5 kg। टी आपने सॉल्व कर लिया है, वो आया है 200, सॉरी कितना आया है, टी मैक्स आया है 100 न्यूटन। तो टी की वैल्यू 100 न्यूटन रख लोगे तो ये 100 इक्वल टू एफ बाई 2f/5, एफ आ जाएगा 500/2 यानी 250 न्यूटन। 250 न्यूटन। तो सही आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 250 न्यूटन, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। यानी तुम इस थ्रेड पे मैक्सिमम ब्लॉक पे 250 न्यूटन तक फोर्स लगाओगे, तब तक जो टेंशन रहेगा वो इतना नहीं होगा कि थ्रेड टूटे। जहां तुमने 250 न्यूटन से ज्यादा टेंशन किया थ्रेड टूट जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन ए कैपिलरी ट्यूब फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज बैलेंस्ड बाय दिस मच। वही क्वेश्चन है जो पीछे किया, उसी टाइप का है। वही टी कॉस थीटा इंटू 2πr, और इसको बैलेंस करने के लिए जो वेट है वो आपको दिया हुआ है 75 इंटू 10⁻⁻4। इनर सरकमफ्रेंस पूछ रहे हैं। पिछली बार रेडियस पूछा था, इस बार सरकमफ्रेंस पूछ रहे हैं, तो सीधे 2πr की वैल्यू पूछ रहे हैं। कॉस थीटा में थीटा नहीं दिया होता तो 1 ले लेते हैं। तो t इंटू 2πr इक्वल टू इतना, तो 2πr आ जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻4/t। तो 75 इंटू 10⁻⁻4, और टेंशन आपको दिया गया है सरफेस टेंशन 6 इंटू 10⁻²। ये 12.5 आएगा और ये 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो सही आंसर आएगा, सॉरी मीटर, रेडियस वो सरकमफ्रेंस है ना, मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा, वो सही से लिख देते हैं, सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला।
अगला क्वेश्चन है, ये 4 वेक्टर ऐसे ऐसे बने हैं, पूछ रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में उनके रिजल्टेंट को लिखना है। मतलब जिसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, साइन नहीं देखना है, मैग्नीट्यूड को, जिसका रिजल्टेंट जिसका सबसे छोटा है वो सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर। तो आप जानते हो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां जितने डायग्राम बने हैं उसमें ए और बी सबके लिए सेम है, तो इतना हिस्सा तो हो गया कांस्टेंट। जो वेक्टर्स के बीच का एंगल है वो बदल रहा है, और तुम जानते हो थीटा की वैल्यू जो होती है वो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है तो नेगेटिव हो जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो ये माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो आर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखो इसमें एक ही क्वेश्चन है, एक ही एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें थीटा 90 से बड़ा है, और वो ये 90 से बड़ा एंगल होने की वजह से इसमें कॉस थीटा नेगेटिव होगा, तो इसका रिजल्टेंट सबसे कम होगा। तो सबसे पहले तो ए आएगा, बाकी सब में थीटा 90 से कम है। अच्छा, थीटा जब 90 से कम होता है तो तुम्हें पता है फॉर थीटा लेस देन 90, ये बात, फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री, जब थीटा 90 से कम होता है तो तुम्हें पता है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा कम होता है, ये पता है। तो जिसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा थीटा होगा उसका कॉस थीटा सबसे कम होगा, और कॉस थीटा कम होगा तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले तो सबसे छोटा तो ये हो गया, क्योंकि इसमें तो कॉस थीटा नेगेटिव हो गया, तो सबसे पहले तो ए का नंबर आ गया। अब इससे बड़ा इन तीनों में कौन होगा, तो इन तीनों में कौन आएगा दूसरे नंबर पे, देखो जिसका थीटा सबसे बड़ा होगा उसका आर सबसे छोटा होगा। अब इन तीनों में सबसे बड़ा थीटा बी का है 90 डिग्री, तो बी आ गया। बी के बाद दो बचे, इनमें थीटा किसका बड़ा है, तो दिख रहा है सी का बड़ा है, तो सी आ जाएगा। और सबसे छोटा थीटा डी का है, जिसका थीटा सबसे छोटा होगा उसका कॉस थीटा सबसे बड़ा होगा, और कॉस थीटा सबसे बड़ा होगा तो आर भी सबसे बड़ा होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा ए बी सी डी, और उसके हिसाब से सही आंसर आएगा 1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ फ्लो थ्रू वेंचुरी मीटर वेरीज एज h इज द डिफरेंस इन हाइट। वेंचुरी मीटर में आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है, जैसे दो जगह स्पीड होती है तो फॉर्मूला पढ़ते हो v1 इक्वल टू a2 अंडर रूट 2g, जो डिफरेंस इन हाइट है डेल्टा h या h जो भी लिखो, अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। रेट ऑफ फ्लो लिखना है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो a1 v1 हो जाएगा, इधर भी a1 आ जाएगा, और उससे ये आंसर आएगा। तो यहां से आप देख रहे हो जो रेट ऑफ फ्लो है Q, वो अंडर रूट डेल्टा एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेल्टा एच। अंडर रूट डेल्टा एच को ही क्वेश्चन वालों ने एच कहा है, तो अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आंसर्स आपको याद रहने चाहिए, क्लास में लिखाए भी हैं और याद भी कराए हैं, है ना, तो ये याद होने चाहिए। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट। कह रहे हैं कि तो बताइए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में ग्राफ बनाया गया है, कौन सा ग्राफ सही, मतलब किस ग्राफ में आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा। तो देखो एक्सेलरेशन जो होता है, सारे ग्राफ पहली बात तो एस और वी में बने हैं। इन ग्राफ्स का जो स्लोप होता है, स्लोप होगा वो क्या होगा, ds अपॉन dv, dy बाई dx होता है तो ds बाई dv होगा। अच्छा, ये भी हम जानते हैं कि यहां से जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v और s ग्राफ में, वो v dv बाई ds होता है ना। यहां जो स्लोप है वो ds बाई dv है, तो मतलब हम लोग dv बाई ds को 1 बाई स्लोप लिख सकते हैं, उल्टा है ना उसका। स्लोप क्या है, dv बाई ds, मतलब ds बाई dv, स्लोप की वैल्यू क्या है ds बाई dv, और यहां क्या आता है फॉर्मूले में dv बाई ds, तो ये स्लोप का उल्टा हो गया, तो इसको 1 बाई स्लोप लिख दिया। समझ आई ना बात, ये ऐसे लिख दिया।
अब जो ये लिखा, अब यहां से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ए इक्वल टू वी बाई स्लोप आ गया। ए कांस्टेंट दिया हुआ है तो यहां से कह सकते हैं वी प्रोपोर्शनल टू स्लोप होना चाहिए। तो जिस जिस ग्राफ में v प्रोपोर्शनल टू स्लोप है वो ग्राफ सही होगा। v प्रोपोर्शनल टू स्लोप का मतलब स्लोप बढ़े तो v बढ़े, स्लोप घटे तो v घटे, स्लोप कांस्टेंट तो v कांस्टेंट, स्लोप जीरो तो v जीरो। जो भी ऐसे ग्राफ हैं उससे आंसर आएगा। अब पहला तो वैसे ही नहीं होगा। पहला क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो पहले ग्राफ में एक तो ऐसा ग्राफ वैसे ही पॉसिबल नहीं होता, दूसरे स्लोप जीरो पे v जीरो होना चाहिए। यहां स्लोप जो है वो ऐसा है जबकि v जीरो नहीं, भी टेंजेंट ऐसे आ रही है, टेंजेंट ऐसे आएगी तो एंगल कुछ तो बन रहा है, तो स्लोप तो जीरो है नहीं लेकिन v जीरो है। और दूसरी बात, इस तरह का ग्राफ तो वैसे भी जनरली सही नहीं होते। ये जो ग्राफ है इसमें देखो स्लोप जो है वो घट रहा है, भाई ग्राफ x के पैरेलल जा रहा है तो स्लोप घट रहा है, और जबकि v क्या है, बढ़ रहा है। v आगे जाने पे बढ़ेगा और ये ग्राफ आगे ही जा रहा है, तो गलत हो गया। v प्रोपोर्शनल टू स्लोप है तो स्लोप और v एक जैसे होने चाहिए, स्लोप बढ़े तो v बढ़े, स्लोप घटे तो v घटे, यहां तो उल्टा हो रहा है, तो ये गलत। चौथा ग्राफ जो है इसमें अगर देखोगे ध्यान से तो समझ आ जाएगी बात ये कि इसमें स्लोप तो कांस्टेंट है, भाई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट, जबकि v बढ़ता चला जा रहा है। तो स्लोप कांस्टेंट है, v बढ़ रहा है, जबकि v प्रोपोर्शनल टू स्लोप होना चाहिए। जब v स्लोप कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट होना चाहिए, या v बढ़ रहा है तो स्लोप को भी बढ़ना चाहिए, तो ये गलत हो गया। इस वाले ऑप्शन में देखो स्लोप जो है बढ़ रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो एक ही जगह मैच कर रहा है ये वाली चीज, तो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। तो थर्ड जो है वो सही ऑप्शन। मैचिंग वाले क्वेश्चन है। एक्सेस प्रेशर कह रहे हैं किससे मैच करेगा, तो ये पता है आपको, एक्सेस प्रेशर 40/r या 2T/r कुछ भी लिख सकते हो, जो कि लिखा तो है नहीं किस में। बबल होगा तो 40/r, लिक्विड ड्रॉप होगा तो 2T/r, कुछ भी लिखें r तो नीचे ही आएगा। लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो प्रेशर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि जब टेम्परेचर बदलते हो तो सरफेस टेंशन बदल जाता है, और जब सरफेस टेंशन बदलेगा तो प्रेशर बदल जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत। वेरीज डायरेक्टली विद रेडियस स्क्वायर, ये भी गलत है, दिख रहा है रेडियस का स्क्वायर नहीं है। वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्यों नहीं है? टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन घटता है, कोहेसिव फोर्स घटते हैं तो सरफेस टेंशन घटता है, और टी घटेगा तो प्रेशर घटेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पे प्रेशर घटेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन नहीं आएगा, उल्टा आ रहा है उसके, है ना, तो ये गलत हो गया। वेरीज इनवर्सली विद एरिया की पावर 1/2, एरिया की पावर 1/2 में, एरिया तुम जानते हो आर स्क्वायर होता है, किसी भी चीज के एरिया में आर स्क्वायर से मेरा मतलब है पाई आर स्क्वायर या जो भी होगा, आर स्क्वायर वाला टर्म तो आएगा, और पावर 1/2 है तो ये आर आ जाएगा। अच्छा, इसमें वेरीज इनवर्सली विद वॉल्यूम की पावर 1/3, वॉल्यूम कुछ भी लिखो आर क्यूब तो आएगा ही, और आर क्यूब की पावर 1/3 है तो ये भी आर आ जाएगा। तो यानी अच्छा, ये आर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और ये इसमें भी यही लिखा है, इसमें भी यही लिखा, तो फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, तो ए से 4 और 5 दोनों मैच करने चाहिए। ए से 4 किसी में दिया ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये 3 है तो ये तो इकट्ठा ही नहीं होगा, तो फिर जाहिर सी बात 5 मान लेंगे, होने दोनों चाहिए, दोनों हो सकते हैं, लेकिन 4 दिया ही नहीं किसी में तो 5 ले लेंगे, तो ए का 5 हो गया। बी मैच करें, बी में लिखा है सरफेस एनर्जी, और वो किसके साथ वेरी करती है, कैपिलरी राइज एंगल ऑफ कांटेक्ट। बी देखो B2 और B2, बी दोनों कईयों में सेम दिया तो बी मैच ही मत करो। सी देखो C2 4 3 3, सी भी मैच कर रहा है, D3 3 3 3, तो डी सब में सेम है, तो कोई भी एक मैच करा लेते हैं। तो चलो सी देख लेते हैं, कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज किस पे डिपेंड करेगा, तो कैपिलरी राइज तुम जानते हो H जो होता है वो भी 2T cos थीटा अपॉन R रो जी, वो होता है। जैसे इसमें T ऊपर था वैसे इसमें T ऊपर है, तो टेम्परेचर वाला तो यहां भी फेल हो जाएगा, तो टेम्परेचर वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए, रेडियस वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी 4 और 5, इसमें भी R नीचे था
और इसमें भी R नीचे है, तो 4 और 5 यहाँ भी मैच करेगा। तो इसका मतलब C में या तो 4 आंसर सही होगा या 5, ठीक है ना। तो इसमें C का 2 दिया है तो पहला गलत हो गया, इसमें C का 3 दिया है तो चौथा भी गलत हो गया। तो सही मैच केवल थर्ड वाला कर सकता है ना। घर पे आप लोग करिएगा तो इसको पूरा प्रॉपर एक एक ऑप्शन चेक करिएगा किससे कौन मैच करेगा। अब एग्जाम के नजरिए से बता रहे हैं कि ऐसे करके जल्दी हो जाएगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चेक कर लिया इसको, आगे बढ़ते हैं। ए चेन कंसिस्टिंग ऑफ 5 लिंक्स ऑफ मास 0.1 kg ईच इज लिफ्टेड। ये चेन है, हर लिंक का मास 0.1 kg है, यानी सबका मास m है और m की वैल्यू 0.1 kg है। ये लिंक है और m की वैल्यू 0.1 kg। चेन ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो पूछ रहे हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टॉप लिंक एंड लिंक इमीडिएटली बिलो इट। मतलब पहली लिंक और दूसरे लिंक के बीच का टेंशन पूछ रहे हैं, मतलब यहां वाला टेंशन पूछ रहे हैं कितना होगा। यहां काट दो इसको, एफबीडी बना लो। ऊपर वाले लिंक का एफबीडी बनाए तो इसको नीचे वाला लिंक नीचे खींच रहा होगा, नीचे वाली चेन नीचे खींचेगी। ये पहला लिंक ले लिया हमने, फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला। एफ ऊपर लग रहा है और एक्सेलरेशन ऊपर है ना, लेकिन दिक्कत है कि एफ भी नहीं पता। तो पहले क्या करेंगे, पूरे को सिस्टम मान के एफ सॉल्व करेंगे। पूरे को सिस्टम मानेंगे, ये पूरे को, तो चलाने वाला फोर्स तो एफ हो गया, नीचे वेट लगेगा 5 mg, ये रोकने वाला फोर्स होगा। इससे क्या सॉल्व होकर आएगा, ए। टेंशन वाले तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जो ट्रिक बताई थी। तो ए होगा चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। एफ सॉल्व हो जाएगा। एफ कितना आ जाएगा इससे, 5 mg प्लस ए। m दिया है आपको 0.1, तो 5 इंटू 0.1, g 10 है और a 5 है, तो ये 15 आएगा। ये 7.5 न्यूटन आ जाएगा। एफ की वैल्यू यहां रख लो, यहां भी वही इक्वेशन लगाओ। ए इक्वल टू चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन मास। ए आया है आपको 5 दिया है, एफ आया है 7.5, टी आपको निकालना है और मास 0.1। सॉल्व करोगे तो 7.5 माइनस टी इक्वल टू 0.5, तो टी आ जाएगा 6 न्यूटन, सॉरी 7 न्यूटन। सात न्यूटन आंसर आएगा। कुछ गड़बड़ हुआ है? अच्छा, इसका भी तो वेट लेना भूल गए। इसका मास 0.1 kg है तो इसका वेट भी तो 1 होगा। तो एफ mg 0.1 इंटू 10, तो एफ माइनस टी माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 भी होगा, तो ये माइनस 1 लिखेंगे, तो ये होगा -1 इक्वल टू 5 इंटू 0.1, तो ये 6.5 माइनस टी इक्वल टू 0.5, तो टी आ जाएगा 6 न्यूटन। क्या किया, समझ में आई ना बात? तो सही आंसर होगा फर्स्ट। एक बार फिर से समझ लो, फर्स्ट ऑप्शन एक बार फिर से समझ लो। इसमें तुमसे कहा गया कि चेन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, तो टी बताओ, पहले और दूसरे कड़ी के बीच का टेंशन बताओ। तो हमें पहले ए एफ नहीं पता एक तो इसमें, तो हम अपना ट्रिक वाला मेथड भी लगा सकते थे। वो क्या था कि यहां से काटा, टेंशन का फार्मूला होगा आगे वाला फोर्स पीछे वाला मास प्लस पीछे वाला फोर्स आगे वाला मास अपॉन टोटल मास। लेकिन चूंकि इसमें फोर्स पता नहीं है तो मेहनत इसमें भी पड़ जाती, क्योंकि एफ गिवन ही नहीं है। तो हमने पहले क्या किया, पूरे को सिस्टम मान के एफ सॉल्व किया। पूरे को सिस्टम मानेंगे, एफ बी डी बनाएंगे तो ऊपर एफ लगेगा, नीचे 5 mg लगेगा और एक्सेलरेशन ए है। इस इक्वेशन से हमने एफ सॉल्व कर लिया कि फोर्स कितना है। अब हमको पहले कड़ी पे टेंशन बताना है, तो स्ट्रिंग को यहां से कट कर दिया, पहले को सिस्टम मान लिया। पहले वाले का एफ बी डी बनाया तो ऊपर एफ लगेगा, नीचे टी तो लगेगा ही, जो दूसरी कड़ी पहले वाले को खींचेगी वो टेंशन लगेगा, और पहले वाले का वेट mg है वो भी नीचे लगेगा।
mg कितना होगा, मास 0.1 दिया है, g10 है तो 0.1 इंटू 10 ये 1 आ जाएगा। अब फिर वही फोर्स इक्वेशन लगा दिया, A इक्वल टू चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन मास, और इससे आपको T सॉल्व होकर मिल गया 6 न्यूटन, है ना। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ट्रिक जो बताई थी उससे भी करोगे, थोड़ी मेहनत इसमें पड़ जाएगी। F दिया होता तो ट्रिक से डायरेक्ट आंसर आ जाता, है ना। तो F इतना तो करना ही पड़ेगा, इसके बाद ट्रिक लगा सकते हो। ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 0.2 सेंटीमीटर, एक स्ट्रिंग को 0.2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया है, तो जो इसमें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी है वो 0.25 जूल पर मीटर क्यूब दी है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। कई फॉर्म में पढ़ाया है इसको, ये वाला फॉर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें वाई कांस्टेंट हो जाएगा, केवल स्ट्रेन की बात करेंगे तो आसान रहेगा। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना। पहले वाले केस में स्ट्रेचिंग जो है वो 0.2 है, तो हाफ इंटू वाई स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ 0.2 दिया है, ओरिजिनल लेंथ एल दिया है। यूनिट की फिक्र नहीं करेंगे, अगर चेंज इन लेंथ सेंटीमीटर में है तो ओरिजिनल लेंथ भी सेंटीमीटर में ले लेंगे। स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यूनिट्स की प्रॉब्लम नहीं है। ये एनर्जी डेंसिटी आपको दी है 0.25। दोबारा कह रहे हैं जब इसको स्ट्रेच किया गया है 1 सेंटीमीटर से, तो जब 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया है तो हाफ इंटू वाई स्ट्रेन हो जाएगा 1/L स्क्वायर किया, और इसकी वैल्यू है दी हुई है, कितनी होगी यही निकालना है, तो यही यू निकालना है। डिवाइड कर दो, हाफ वाई से हाफ वाई कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ऊपर 0.2 का स्क्वायर बचेगा वो 0.04 हो जाएगा, ये आया 0.25/u। u निकालना है, तो यहां से u आ जाएगा 0.25/0.04, पॉइंट कट जाएगा, 25/4 6.25 जूल पर मीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर आ जाएगा 4th वाला। इस पेपर में बहुत सारे आंसर 4 वाले ही सही हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। If the volume of a sphere increases at a constant rate dV by dt equal to 4, radius of sphere is denoted by r, surface area of the sphere increases at the rate। वॉल्यूम का रेट ऑफ इंक्रीज दिया है तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा। तो वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये सब हम लोग अच्छी तरह से सीख चुके हैं बेसिक मैथ्स में। dV बाई dt होता है 4/3 पाई, आर क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये उल्टा पुल्टा वाला डिफ्रेंशिएशन है, 3r² dr/dt आएगा। उल्टा पुल्टा याद है ना, तो ये आ जाएगा। अब इसमें 3 से 3 कैंसिल होगा, dV बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको दिया है 4, तो इसकी वैल्यू 4 है, ये 4 पाई बचा r² dr/dt, यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो dr/dt की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व कर ली और ये आ गई 1/πr², ये आ गया। अब कहने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताइए, तो एरिया को लिख लो, एरिया होता है 4πr², dA/dt निकालना है, तो ये 4 पाई का 4 पाई रहेगा और r² का हो जाएगा 2r dr/dt, ये आएगा। ये 8 पाई r dr/dt आएगा। dr/dt की वैल्यू है 1/πr², रख दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा 8/r। तो सही ऑप्शन सही होगा, सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला, है ना, 8/r। तो अगर वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज 4 है, कांस्टेंट है और 4 है, तो एरिया का रेट ऑफ चेंज होगा 8/r। वो रेडियस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम भले रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है लेकिन जो एरिया का रेट ऑफ चेंज है वो रेडियस पे डिपेंड करेगा, 1/8/r। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन गिवन बिलो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और कह रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने हैं।
एकदम आसान है। एक्सेलरेशन आपको मालूम है, शुरू में स्लोप एंगल 90 से बड़ा है तो शुरू में स्लोप नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। बाद में एंगल 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। पता है ना सबको, ये वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो शुरू में ए नेगेटिव होगा, बाद में ए पॉजिटिव होगा, साथ में स्लोप कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन का, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नेगेटिव होगा, बाद में कांस्टेंट और पॉजिटिव होगा। यहां देखो, इसमें पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिया है तो ये तो गलत हो गया। इसमें पहले नेगेटिव और कांस्टेंट है, बाद में पॉजिटिव और कांस्टेंट है, ये सही है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी चेक करना पड़ेगा। तो देखो वेलोसिटी घट रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी घट रही है तो स्लोप भी घटना चाहिए, और स्लोप तब घटेगा जब ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा। इसमें देखो ग्राफ जो है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, इसमें भी एक्स के पैरेलल जा रहा है, इसमें भी एक्स के पैरेलल शुरू में जा रहा है, तो शुरू वाला हिस्सा तो दोनों में सेम हो गया। अच्छा, बाद में वेलोसिटी बढ़ रही है तो ग्राफ किसके पैरेलल जाना चाहिए, वाई के, और इसमें वाई के पैरेलल जा रहा है, इसमें भी वाई के पैरेलल जा रहा है ना। लेकिन दोनों में से कौन सही होगा, तो ये, इसमें डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा फिर घटा और घट के जीरो हो गया, जबकि आप जानते हो इस पूरे मोशन में वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, ग्राफ हमेशा एक्स के ऊपर है, तो वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जब वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है इसका मतलब बॉडी लगातार आगे बढ़ेगी। वेलोसिटी भले कभी घटे कभी बढ़े, लेकिन डायरेक्शन हमेशा आगे की तरफ रहेगा। जब डायरेक्शन हमेशा आगे है तो बॉडी लगातार आगे बढ़ती जाएगी, और जब लगातार बॉडी आगे बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ सकता है, कभी घट ही नहीं, मतलब घट तो सकता ही नहीं, लगातार डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है लगातार, और इसमें पहले बढ़ा फिर घटा, इसी वजह से ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, और सही आंसर हो जाएगा ये वाला। तो दो आंसर सही हैं, बी एंड डी, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक इतना फोर्स लगाया गया है और ये डबल कर देता है लेंथ ऑफ रबर कार्ड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इतने, यंग्स मॉडुलस बताना है। सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इक्वल टू के एक्स, फोर्स दिया है 2 इंटू 10⁵ डाइन, सीजीएस सिस्टम है, और बाद में भी सीजीएस सिस्टम में ही आंसर आ रहा है तो सीजीएस में ही लिख देंगे। के होता है वाई ए बाई एल इंटू एक्स, तो 2 इंटू 10⁵, वाई आपको निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया तो 2 ले लिया। लेंथ जो है डबल हो गई है, तो यानी ये एक्चुअल लेंथ है वो एल मान लें, और अगर डबल ली हुई है लेंथ इसका मतलब खिंचा भी कितना होगा, एल। भाई एल लेंथ पहले से थी और फोर्स लगाने से डबल हो गई, पहले से एल थी और फोर्स लगाने पर डबल हो गई, इसका मतलब इंक्रीमेंट अब 12 हो गई, तो इंक्रीमेंट भी कितना हुआ, एल का, है ना। तो एक्स की वैल्यू भी एल हो जाएगी, ये वाई हो गया, ये एरिया 2 हो गया, और x की वैल्यू भी l हो जाएगी, एल एल कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y सीधे सीधे आ जाएगा 10⁵ डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही आंसर होगा सेकंड वाला। मैचिंग का क्वेश्चन है, ये अच्छी तरह जानते हो, डी वेक्टर v बाई डी टी नेट एक्सेलरेशन होता है, तो a से तो 1 मैच करेगा। अब a का 1 देख लो, a का 1, ए का 1 फर्स्ट में है और फोर्थ में है, तो थर्ड तो गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। डी मॉड वी बाई डी टी, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिफ्रेंशिएट किया गया है, डी मॉड वी बाई डी टी, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को जब कभी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलता है, तो डी मॉड वी बाई डी टी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बी से 4 मैच करेगा, पहले में बी से 2 मैच कर रहा है तो पहला गलत हो गया, चौथे में बी से 4 मैच कर रहा है, यही सही आंसर हो जाएगा, तो फोर्थ वाला ऑप्शन मैच करेगा, है ना। तो ये था आपका टेस्ट पेपर, तो इसको रिवाइज कर लीजिए, किसी तरह की दिक्कत रह जाए तो लाके डिस्कस कर लीजिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं, थैंक यू।